नमस्ते दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मेरे गेस्ट हैं जो बनाते हैं एनीमे अनएक्सप्लेन्ड। आपने इनके वीडियोस तो देखे होंगे। अंकित गोस्वामी नाम है इनका। और ये बच्चा जब नया नया आया था, मैं इसको तब से जानता हूँ। बहुत अच्छी इसकी जर्नी रही है। तो जब मैं ऑफिस आया वहाँ पे तो उन्होंने पूछा कि एक्सपीरियंस। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा सर। बहुत गर्मी थी, कोई बस मिल नहीं रही थी। भाई वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तुम। सर वो तो है ही नहीं सर। अभी शुरू आप काम दोगे तो होगा। इंजीनियरिंग करने के बाद कैसे वॉइस एक्टिंग करने लगा? मतलब सवाल आया अंदर से कि भाई ये काम करना है, कर पाओगे? ये 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट लगने वाली है। अब सवाल आ रहा है। ऑडिशन क्रैक कैसे हुए? मैंने सोचा यार मौका चाहिए था। मौका आ गया है। मैं अंदर गया बूथ में, इंजीनियर ने माइक वाइक सेट कर दिया। जो क्लिप थी मैंने देखी, मैंने कहा ठीक है करते हैं। उसमें था वो गुस्से में चिल्ला रहे, मैं गुस्से में चिल्ला दिया, मॉनिटर फट गया। कि रहने को कहाँ घर मिला? मैंने कॉल किया उनको तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, 375 स्क्वायर फीट का है। 375 स्क्वायर फीट, ये तो हमारे कमरे जितना होगा। हमारे यहाँ तो कमरा भी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा रेंट क्या है? सर रेंट उसका 30। मैंने कहा आप 1 साल का बता रही हैं कि 1 महीने का बता रही हैं? कैसे राइटिंग की? और मैं वहाँ पे गया, समीर सर से मिला। उन्होंने कहा कुछ लिखते हो? तो ऊपर जगदीश थे। मैंने कहा ये लो सैंपल ले लो, लिख के दो। क्यों 2-3 साल तक गैप रह गया, काम नहीं मिला? 2020 से ये 3 साल इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट मैं मतलब आउट थे ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि सर कुछ तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, आप एंड तक जरूर सुनना। मैं वाइब के हिसाब से चलता हूँ हमेशा। तो वाइब उसकी अलग होती है। हम भी वाइब के हिसाब से चलते हैं। विचार एंड वाइब्स। विचार एंड वाइब्स का ये पॉडकास्ट पूरा देखिए, पूरा सुनिए, कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। अंकित, थैंक यू सर। गोस्वामी जी कैसे हैं आप? पहले बताइए। एकदम चौकस सर, एकदम बढ़िया। अरे चौकस तो बिल्कुल कानपुर वाला मार दियो है। किसी को नहीं पता है तो बता दें, अंकित गोस्वामी हमारे कानपुर से हैं। और कानपुर का लौंडा जब हमारे विचार एंड वाइब्स में आएगा तो धमाल तो मचाएगा ही मचाएगा। क्या बोलते हो? एकदम सर, एकदम 100% सच बोले हैं। सच बोले हैं ना। तो भैया अंकित गोस्वामी को बताता हूँ, हम बहुत पहले थ्रू फेसबुक कनेक्ट हुए थे। तब तुम शायद जयपुर में थे, है ना? हाँ। वहाँ पर FM में कुछ काम कर रहे थे। हाँ, एक स्टूडियो में काम करता था मैं एज एन इन हाउस आर्टिस्ट। अरे वाह। तो ये स्टूडियो में इन हाउस आर्टिस्ट तुम जयपुर में तुमने शुरू किया काम। बट उससे पहले चलते हैं कानपुर से, है ना? कानपुर में बचपन से कानपुर में रहे। हाँ। पढ़ाई लिखाई वहीं से की। सब कुछ किया। वॉइसिंग का कीड़ा या एक्टिंग का कीड़ा कब काटा हुआ है तुमको? हमारे डैडी जो थे वो लाते थे CDs जो आती थी पहले, हिंदी डब वाली। अच्छा। तो घर पे देखते थे हम लोग। तो उस टाइम केबल नहीं था। वो लगाकर देखते थे। तो हैरी पॉटर की जो जितनी थी वो सब रट गए थे, डायलॉग वगैरह। तो हम लोग ऐसे ही जब लाइट चली आती थी वहाँ पे तो हम लोग ऐसे आपस में रिहर्स करते थे कि जरा हटने दो वर्म टेल, एक मेहमान आया है, उसका उचित स्वागत तो करने दो। तो ये सारी आवाजें निकालता था मैं अपने भाई को एंटरटेन करने के लिए। क्या बात। कितने साल के थे तुम? मैं उस टाइम था सर 14 साल का। 14 साल के थे। नाइस। और ये बात होगी मतलब 2011-12 की? 2009 की। 2009 की। ओके। तो उस टाइम फिर एक वो आया था लाफ्टर, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो। करेक्ट। तो उसमें थे सुनील पाल। उनका एक देखा था मैंने क्लिप। तो उसमें कुछ याद कर लिए मैंने, अपने दोस्तों को सुनाए मिमिक्री करके, नाना पाटेकर और ये सारे कैरेक्टर्स। अच्छा, क्या था वो, जरा मेरे को बताओ। उसमें एक उनका था कि माधुरी दीक्षित को किडनैप कर लेता है वीरप्पन। तो जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं वो उसे बचाने जाते हैं। अच्छा। तो उसमें धर्मेंद्र आते हैं, माधुरी को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा था। फिर नाना पाटेकर आते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, माधुरी को छोड़ दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा मैंने सुनाया था, बच्चों को पसंद आया तो उन्होंने जाके मैम को बता दिया। अच्छा, तुमने स्कूल में सुनाया? हाँ। अरे वाह। तो मैम का था एक्स्ट्रा पीरियड। 2 पीरियड थे। पहले वाले में पढ़ाई पूरी हो गई। सेकंड में बुलाया, सब लोग बोलने लगे मैम अंकित। मैंने कहा ठीक है। कौन सी 9th स्टैंडर्ड में? ये 9th में। अच्छा। तो मैं आया, जोक सुनाता था उस टाइम। और लोगों का रिस्पॉन्स देखकर मुझे अच्छा लगता था कि लोग हंस रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगता था। फिर कॉलेज में जब मैं आया
तो वहाँ पे मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया। कानपुर यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैं गया था IIIT इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद से तुमने कॉलेज किया, ओके। तो वहाँ पे मैंने ड्रामा क्लब ज्वाइन किया। वहाँ पे फर्स्ट जो हमारा था स्टेज प्ले, बहुत मैं नर्वस था उस टाइम, और वहाँ भी नाना पाटेकर का ही वाला काम किया सेम। अच्छा, इन औरत जात ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर रखा है। सही बात है यार। घर से कॉलेज जाओ तो बीच में छेड़ती है, शाम को बाहर निकलो तो झाड़ी में खींच लेती है। अरे कंप्यूटर बाबा, जय कंप्यूटर बाबा। लैपटॉप बाबा, ये लैपटॉप होता है, ये लैपटॉप है। हाँ, हमको क्या पता, हम तो नए नए आए हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ और रोल्स किए उनके अलग अलग प्लेस में। तो उसमें बीटेक हमारा चल रहा था आईटी में। तो इंजीनियरिंग की है? अरे गजब। तो उसमें लास्ट ईयर में मेरा था सर, एक कंपनी थी, उसमें मेरा रिटन राउंड क्लियर हो गया था। अच्छा, प्लेसमेंट के लिए? हाँ, प्लेसमेंट के लिए। सो नेक्स्ट मॉर्निंग उसका होना था टेक्निकल राउंड। ओके। तैयारी कुछ थी नहीं, और उस टाइम मैं सुबह उठा तो मुझे लगा अपने आप से कि मतलब सवाल आया अंदर से कि भाई ये काम करना है, कर पाओगे? ये 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट लगने वाली है। अब सवाल आ रहा है कि भाई कर पाओगे? अंदर से मतलब मुझे लगा कि भाई नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं 5 साल तो ठीक है, मैं निकाल लूंगा कैसे भी, बट मैं जीवन भर नहीं कर पाऊंगा ये काम, उकता जाऊंगा उससे। फिर मैंने बोल दिया। तब समझ में आ गया था। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये समझ में आ गया था कि पढ़ाई तो कर ली है मेरी इसके लिए, इसका काम नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका सस्टेन नहीं कर पाऊंगा अपने आप को। तो मैंने उनको बोल दिया प्लेसमेंट सेल को कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मैंने और देखने शुरू किए कि क्या कर सकता हूँ मैं। नहीं, जब तुमने बोला ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है जो कॉलेज में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं कि यार ये काम नहीं हो पाएगा मेरा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। तो किसके लिए बने हो ये पता था तुम्हें? क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता हम किसके लिए बने। एग्जैक्टली। तुम्हें पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे रैंडमली सर देख रहा था यूट्यूब। बट तुम्हें ये पता था कि ये तो नहीं करूंगा मैं, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई की है वो जॉब नहीं कर सकता मैं, वो नहीं, ये तुम्हें पता था। लेकिन ये भी नहीं ये पता था कि मैं क्या करूंगा। ओके, वेरी नाइस। वो एम्बिग्यूटी मेंटेन थी मतलब। हाँ। जो आजकल बहुत लोगों में है कि नहीं पता। हाँ, तो फिर ऐसे में देख रहा था एक दिन यूट्यूब, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री आई, आई नो दैट वॉइस। तो ये थी यूएस की। उसमें मैंने देखी वहाँ की कुछ लोग थे, वॉइस एक्टर्स थे, काफी पुराने थे उसमें। क्या वो डॉक्यूमेंट्री है? आई नो दैट वॉइस। आई नो दैट वॉइस। अभी शायद वो इंटरनेट पे शायद अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कहीं हो भी सकती है क्योंकि यूट्यूब पे अभी। हाँ, वही मेरे को तो नहीं दिखी कि मैं ढूंढते रहता हूँ ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वॉइस से रिलेटेड। शायद वो हटा दी गई होगी, देखेंगे, ढूंढते हैं। चलो, तो वो मैंने देखी। सॉरी, आप लोगों को किसी को पता है इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में तो प्लीज कमेंट कर दो, लिंक भेज दो, कुछ कर दो ताकि हम लोग देख पाए। या सॉरी, कंटिन्यू। सो वहाँ पे मैंने देखी कुछ वॉइस एक्टर्स को मैंने देखा। तो वहाँ पे लगा यार ये काम हो सकता है। तो तुमने पहली बार फिरंगी वॉइस एक्टर्स को देखा? हाँ। क्या बात कर रहा है? मतलब मैंने सुना तो है अपने इंडियन वालों को तो सुना है, वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, डबिंग का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, फिल्में हिंदी में देख रहे थे, लेकिन ये क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि किसने डब किया था, कौन है ये, कभी सोचा ही नहीं। उस आवाजें याद थी, मतलब जैसे अमर बाबरिया जैसे हैं सर, तो उनका याद था, उनका जो स्टाइल है, ये तुम क्या कर रहे हो मैं जानता हूँ। तो उनका मुझे याद था, समय सर का याद था कि मैंने गौतम को बचाना चाहता था, बचा नहीं पाया। तो ये मुझे क्लिक कर गई थी। कुछ वॉइसेस हैं जो मैं बार बार सुन रहा हूँ अलग अलग उसमें, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन लोग हैं ये। इंटरनेट था नहीं उस टाइम उतना। तो फिर ये वेस्ट वालों को देखा मैंने, मुझे लगा यार इंडिया में ये काम हो सकता है, देखते हैं इंडिया में इसका क्या स्कोप है। पता किया मैंने, देखा कि वॉइस एक्टिंग के बारे में एक कोर्स है, दिल्ली में मैं गया, वहाँ पे मैंने कोर्स किया। कोर्स? हाँ, वर्कशॉप थी सर एक तरह से। वो नीरज मेहरा, उन्होंने एक वर्कशॉप की थी, तो वहाँ पे मैंने किया। पहली बार मैं माइक को फेस किया, मैंने बुरी तरह से कांप रहा था, और वहाँ पे किसी तरह मैंने रिकॉर्ड किए। सुन के बड़ा खुश हो रहा था, यार मेरी आवाज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नहीं पता था कितना खराब साउंड कर रहा हूँ। तो मैंने अपने सैंपल्स जो थे वो अलग अलग जगह भेजने शुरू किए उन्होंने। अच्छा, वहाँ से वर्कशॉप कितने दिन की वर्कशॉप की तुमने? इट वॉज 2 days। 2 days वर्कशॉप, जिसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ, माइक पे तुम लोगों को लाइंस वगैरह, डायलॉग्स वगैरह बुलवाए गए, वही रिकॉर्ड भी मिला करवा के? हाँ, रिकॉर्ड, वो सैंपल्स दे दिए तुमको, और तुमने वो सैंपल भेजने शुरू कर दिए दिल्ली में ही, करेक्ट? मैं उस टाइम था अपनी सिस्टर के साथ गुड़गांव में, तो दिल्ली के स्टूडियोज को मैंने भेजने शुरू किए। ओके। दिल्ली के स्टूडियोज का कैसे पता? ये कब की बात है? 2014? ये थी 2015।
तो दिल्ली के स्टूडियोज तुमने इंटरनेट से ढूंढे और वो भेज दिए वहाँ पे? एक्चुअली उन्होंने कुछ नंबर शेयर किए थे, उन्होंने भी सर शेयर ने। किए थे जहाँ से वर्कशॉप की थी। हाँ। ओके, हाँ करते हैं। तो फिर क्योंकि हमारी क्वालिटी ही इतनी अच्छी थी, हाँ। तो रिस्पॉन्स भी कोई आया नहीं। तो एक जयपुर में मैंने भेजा एक जगह, हाँ। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि क्या आप आ सकते हो जयपुर? हाँ। मैंने कहा सर ज़रूर आ सकता हूँ। हाँ। वहाँ से मैं निकला, किसी तरह मैं जयपुर पहुँचा। जब चल रहा था सर गुर्जर आंदोलन, अच्छा। और किसी तरह मैं पहुँचा वहाँ पे। ट्रेन मेरी लेट हो गई थी, बस से मैं पहुँचा। तो जब मैं ऑफिस आया वहाँ पे, तो उन्होंने पूछा कि एक्सपीरियंस। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा सर, बहुत गर्मी थी, कोई बस मिल नहीं रही थी। कहे भाई वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तुम? हम सर वो तो है ही नहीं सर, अभी शुरू आप काम दोगे तो होगा। उन्होंने कहा कि आप 3 दिन यहाँ पे देखो काम कैसे होता है, ऑब्जर्व करो, और उसके बाद देखते हैं। क्या काम था वो, मतलब क्या किस चीज़ का ऑफिस था वो? वहाँ पे वॉइस ओवर्स होते थे सर ETV के लिए, न्यूज़ के लिए। ओके। तो और जितने भी बाहर से भी उनके क्लाइंट्स थे, कुछ जैसे फाइबर था और ऑनलाइन कुछ क्लाइंट्स थे उनके, तो इस तरह से उनके पास काम आता था वॉइस ओवर का। ओके। तो वो मैंने फिर उनका ज्वाइन किया था बाद में, नवंबर 2015। अच्छा, तो तुम वहाँ जयपुर गए और वहाँ एक इन हाउस आर्टिस्ट की तरह तुमने काम किया, वॉइस हाँ, आर्टिस्ट की तरह? हाँ, क्या एज बात इन हाउस है। आर्टिस्ट। मतलब उसमें जो तुमको बोलते थे, अच्छा अंकित ये वॉइस ओवर आया, इसको कर दो, हाँ, है ना? हाँ। अब न्यूज़ चैनल का आया है, हाँ। या किसी कोई ऐड आया है, तो तुम करते, तुम बैठे रहते थे दिन भर वहाँ बैठे रहते थे सर इस इंतजार में कि जैसे ही आएगा हाँ। तो हम लोग फट से उठा के पहुंच जाएंगे। तो ऐसा होता था कि कंपटीशन था एक तरह से लोगों के और बीच में। आर्टिस्ट भी थे? और आर्टिस्ट भी अच्छा, अंदर ही कंपटीशन, अंदर ही चल रहा है। अरे कि गजब। जैसे ही आएगा उसको करके हमें 10 मिनट के अंदर हाँ। रिकॉर्ड करके एडिट करके भेज देना है। ये हमने अच्छा, कमिटमेंट दी हुई थी। तुम लोग को खुद ही वहाँ पर माइक सेटअप था, बूथ था, स्टूडियो था? हाँ हाँ। ओके। तो उनके पास 2 स्टूडियोज थे, जो भी फ्री मिले आप करो और भेज दो, ओके। ये एक के बाद एक। तो इस तरह करते करते सर थोड़ा बहुत समझ आ गया, सेंस आ गई, क्राफ्ट तुम्हें पता चल गया, वॉइस ओवर कैसे होता है, हाँ, हल्का टेक्स्ट के हिसाब से वॉइस कैसे बनानी है, या हाँ। एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं। हाँ, नंबर्स कैसे पढ़ने हैं वो, ओके। और इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है। क्या कि बात है। फिर उनके पास में एक वो आया था प्रोजेक्ट NH8 का, तो उसमें हाईवे, हाँ, मेरे को तुमने बताया था कि तुम लाइव ट्रैफिक अपडेट जैसा कुछ देते थे। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो ये हुआ था विविध भारती के लिए। अच्छा। तो हम लोग करते थे वहाँ पे, पहले हम लोग टोल प्लाजा को कॉल करते थे कि भैया बताइए वहाँ का कैसा है। तो बता रहे हैं अरे यहाँ पे तो सब सही है, और इधर ही है, यहाँ पे ट्रक पलट गया है बस। ठीक है। तो हम लोग बताते थे कि उसको यहाँ पे एक ट्रक पलट गया है और दुर्घटना हो गई है, हाँ। तो संभल कर चलें, ये वाली लेन बंद है, हाँ। आप सेकंड और थर्ड लेन से जा सकते हैं। अच्छा। तो लोगों को हाफ एन आवर के अंतराल पर उनको मिल रही है अपडेट्स। तो इस तरह से हम लोग अपडेट्स दे रहे थे। और ये अपडेट तुम खुद ले रहे थे वहाँ हाईवे से, और खुद ही स्क्रिप्ट बना रहे थे और खुद ही वॉइस कर रहे थे? ये कि उनका हमने जैसे अभी हमारा लगा हुआ है सेटअप, हाँ। तो एक फ़ोन के साथ भी था, तो फ़ोन इन किया, उसको साथ के साथ रिकॉर्ड कर लिया वहीं पे, और वो क्लिप हमने लगा दी, पैच कर दी अपनी। पैच कर दी। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर इसके बाद सर एक आया रेडियो का, एक और काम आया ओके। फॉर रेडियो मस्ती सिंगापुर। अच्छा। तो उसमें उनको चाहिए था कि मॉर्निंग शो है हमारा, तो हमको एक बहुत ही एनर्जेटिक वाला चाहिए आज ये उसमें। तो सैम्पल्स रिकॉर्ड हुए, मैंने अपना करके भेज दिया। मैं उस टाइम ऐसे ही करता था मस्ती, जब पूरा सब बंद हो जाता था रात को 9 बजे के आसपास, मैं चालू करता था अपना टेक, कुछ भी अंट शंट आवाज़ें जो भी आ सकती हैं मन में, कुछ भी बना बना के मैं बोलता था। तो एक बार मैंने क्लिप सुनाई तो उनको पसंद आया, उन्होंने कहा करके देखो एक बार। मैंने ट्राई किया रेडियो का और वो अप्रूव हो गया। क्या तुमको ऑडिशन याद है, तुमने क्या ऑडिशन बनाया था? नहीं सर, वो एक्चुअली वो वॉइस ही उनको चाहिए था। अच्छा। उनको लगा कि ये बंदा ठीक है, कर सकता है, एक बार इससे करवाओ लिंक। उससे लिंक बोलते हैं रेडियो में, जो हमारे होते हैं पार्ट्स, उसको हम लोग लिंक बोलते हैं। तो जो आरजे, थोड़ा समझाओ तुम, जब आरजे गानों के बीच में जो बोलता है, जो समझाता है, उसको लिंक बोलते हैं, करेक्ट? राइट। हाँ। तो उसका एक हमने लिंक प्रिपेयर किया, और उसमें मैंने कुछ भी बोला बॉलीवुड के बारे में, जो रूमर्स चल रही थी कि कटरीना इसके साथ है और ये सलमान खान, फुल बॉलीवुड गपशप गॉसिप वाला जोन तड़का दिया, पिंक विला टाइप का। तो वो हमने डाल दिया, उनको लगा कि भाई ये मजेदार है, करवाओ इससे। अच्छा। लौंडे को आरजे बनाइए। अच्छा। तो बना दिया आरजे। तो ये स्क्रिप्ट भी तुमने खुद ही लिखी थी उसकी? हाँ, खुद ही बनाई थी? हाँ, मैं लिखता था, और मेरे साथ में एक मेरी थी कलीग, वो लिखती थी।
तो वो कभी कभी वो हेल्प करती थी, कभी कभी मैं ऐसे इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, तो कुछ बस हमें वो पॉइंट्स पता है, कुछ उसमें इम्प्रोवाइज कर दिया, बीच में गाने आए और वो चला सर कुछ टाइम तक। और तो ये लाइव होता था या रिकॉर्डेड शो था? ये रिकॉर्डेड था। रिकॉर्डेड था, तुम लोग यहाँ से रिकॉर्ड करते थे और ये वहाँ पर प्ले होता था, रेडियो मस्ती सिंगापुर में प्ले होता था मॉर्निंग में। हाँ। क्या बात है यार, अमेजिंग। तो तुम आरजे अंकित के नाम से थे उसमें? हाँ हाँ, आरजे अंकित। वाह यार, लेकिन तब ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह इतना फेमस हुआ नहीं था उस टाइम। फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट डाले थे बस। अच्छा, फेसबुक पोस्ट होते हाँ। थे। तो ऐसे कुछ जो वहां पर सुनते थे लिसनर्स थे जो रेडियो के, उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ कभी? किसी को पसंद आया आरजे अंकित, यार कौन है यार ये बंदा, कहाँ है, सिंगापुर में है, इंडिया में है, कहाँ का है? उन्होंने शायद कमेंट किया था फेसबुक के पोस्ट पे। अच्छा। तो लेकिन ये नहीं, ऐसा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया। ओके। या अगर जैसे इंस्टाग्राम रहता तो अभी सीधे कनेक्ट हो जाते हैं आजकल। हर आरजे जो है, हर रेडियो स्टेशन का, वो इंस्टाग्राम से लोगों को बोलता है कि कनेक्ट करो एंगेजमेंट के लिए। रेडियो मस्ती में आरजे अंकित कितने दिन तक रहा? सर कुछ ऐसा 1 महीने तक ही रहा। 1 महीने तक शो किया पूरा? क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अच्छा, वो काम तुमने छोड़ दिया? हाँ, मुझे वहां से जाना पड़ा वही। तो मैंने ब्रेक लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब इसके व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं। प्लान तो यही था कि सर पहले मैं जाऊंगा दिल्ली, फिर मैं जाऊंगा मुंबई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दिल्ली स्किप करते हैं यार, मुंबई देखते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। हाँ। बट मैं खाली बैठा हुआ था उस टाइम। हाँ। मैंने सोचा यार खाली बैठे हुए हैं। ये कब की बात है? 15 में तो तुमने जयपुर ज्वाइन किया। हाँ। 16-17 2 साल किया ना तुमने जयपुर में काम पूरा? ऑलमोस्ट हाँ, 1.5 साल किया। 1.5 साल किया। तुम सोच रहे थे कहाँ जाऊं, तो तुम वापस कानपुर आ गए थे? मैं सर एक्चुअली था इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद वापस आ गया था क्योंकि सर मेरी लगी थी बैक। अच्छा। वो मैं क्लियर करने आया था। अच्छा। तो मैं 1 सेमेस्टर वहां रुका था कॉलेज में। और वहां पे मैं खाली बैठा हुआ था हॉस्टल में। ये 2017 की बात है? 17 में। ओके। और वहां पे मैंने देखा कि एनिमे है, कुछ अच्छे शोज हैं। डेथ नोट था। मैंने सोचा यार इसका डब किया जाए, करते हैं, खाली बैठे हुए हैं। किया उसका, मैंने डब किया और डाल दिया मैंने फेसबुक पे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अगर मेरी जगह किसी ने ये नोटबुक उठा ली होती तो क्या मेरे अलावा किसी और में हिम्मत है जो दुनिया से इस बुराई को मिटा सके? अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कोई नहीं। लेकिन मैं कर सकता हूं, बल्कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैंने सोचा भेजते हैं किसी को, मतलब इंडस्ट्री के लोगों को भेजते हैं। मैंने विनोद सर को भेजा, विनोद कुलकर्णी सर। और उन्होंने कहा कि आपने काफ़ी अच्छा किया है और ये मेरा स्टूडियो है, आप आके ऑडिशन देंगे? मैंने कहा भाई ये मतलब मैं तो घबरा गया बहुत। मैंने कहा ठीक है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। और तुम्हें पता था ये विनोद सर मुंबई में रहते हैं? हाँ। तुमने उसको फेसबुक में भेजा? फेसबुक पे। ओके। मैंने सोचा यार मौका चाहिए था। हाँ। मौका आ गया है। हाँ। हथौड़ा मारो, चलो। बहुत बढ़िया। फिर मैं बनारस से मैंने फ्लाइट पकड़ी। हाँ। आया 29 मार्च को था ऑडिशन 2017। उनके स्टूडियो में गया, श्यामजी धाम जी में। मैं सर वहाँ पे था और साहिल भी था, उनका जो बेटा है। हाँ। मैं अंदर गया बूथ में। हाँ। इंजीनियर ने माइक वाइक सेट कर दिया। हाँ। जो क्लिप थी मैंने देखी, मैंने कहा ठीक है करते हैं। उसमें था वो गुस्से में चिल्ला रहा है। मैं गुस्से में चिल्ला दिया, मॉनिटर फट गया, इंजीनियर गुस्सा हो गया। हालांकि वो वैसे बोल नहीं रहे थे, उनके चेहरे पर शो हो रहा था। मैं निकला वहां से, मतलब लिटरली फट गया? मतलब बहुत मेरे कान में भी आया। अच्छा, लाउड हुआ? बहुत लाउड हो गया। हाँ, मतलब स्पीकर को कुछ हुआ नहीं? मुझे लगा तो फाड़ ही दिया पहले ऑडिशन में। विनोद सर मुझे छोड़ते नहीं। मतलब अच्छा, तुमने बहुत अच्छा फाड़ा है स्पीकर। ऐसा करो, तुम 2 महीने ही काम करोगे हमारे पास फ्री में, सब शोज डब करोगे, तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखेगी। पहले चुकाओ 50,000 का स्पीकर। अच्छा, फिर तुमने चिल्ला दी जोश में, क्योंकि पहला ऑडिशन भाई, मुंबई में आया लड़का बिल्कुल फ्लाई करके ऑडिशन देने के लिए। गजब भाई, कानपुर के लौंडे होते बड़े ऐसे। सही है गुरु। तो तुम आ गए सीधा ऑडिशन देने के लिए? हाँ। विनोद सर ने कहा आ जाओ बेटा ऑडिशन देना, तुम आ गए सीधा? मैं आ गया फ्लाइट पकड़ के और ऑडिशन दिया, वहां माइक फाड़ दिया, इतना जोश में आ गए। तो ऑडिशन तो अच्छा नहीं हुआ? नहीं। तो फिर क्या बोले विनोद सर? तो उधर से तो सर मैंने नीचे समय सर थे, तो मैंने सर से कहा कि सर मैं ऑडिशन देने आया था। और उन्होंने कहा कोई सैंपल्स हैं? मैंने कहा हाँ सर हैं, पेन ड्राइव में। और ऊपर मैंने कॉपी करवा दिए। वहाँ से तो शर्म से पानी होके निकला मैं।
तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि देखो ऐसा ऐसा कांड हो गया है, तो अब हम आते हैं वापस। सुबह की फ्लाइट से आया लौटना और तो शाम को सिस्टर को शाम फोन को करता पंचर हो गए हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं वापस है। फिर वहां से मेट्रो की सीढ़ियां मैं चढ़ रहा था, जैसे जैसे मैं चढ़ रहा था मेरा आत्मविश्वास और घट रहा था। तो वहां से वापस आया मैंने कहा भाई अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, भूल जाओ, नहीं हो पाएगा कुछ भी। फिर एक राइटिंग का काम आया, शुभांगी पवार ने, उन्होंने भेजा कि राइटिंग का एक काम है, प्रोजेक्ट है। मेरे को एक बताओ, राइटिंग का काम तो बाद में आया होगा, पहले दिन के बाद क्या किया तुमने? जब सिस्टर को बोला अब हो गया हम आ रहे हैं, हाँ, तो गए कि नहीं गए वापस? गया तो सर वापस, उसी दिन वापस? बट मैं, हाँ एक्चुअली मैं रुका था, 1-2 दिन मैं रुका। 1-2 दिन रुके? हाँ, अगले कहाँ दिन रुके? होटल में? मैं रुका था अंधेरी ईस्ट में, चकाला होटल में रुके? डॉर्मेटरी, हाँ डॉर्मेटरी, वही मतलब होटल में बाहर रुके थे। ठीक है, 2-3 दिन रुके, क्या किया 2-3 दिन? वहां मैं रुका, आसपास का एरिया देखा, हाँ, वड़ा पाव वगैरह खाया। स्टूडियो नहीं गए? स्टूडियो में गया था। किस स्टूडियो? शुभांगी के स्टूडियो में गया था। तो शुभांगी से कैसे कनेक्ट किया? फेसबुक। अच्छा, वो पहले कनेक्ट कर दिया था कि मैं मुंबई आ रहा हूँ तो हम मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। मैं मिला उनसे और उनका स्टूडियो देखा, तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करते हैं, ये पास में ब्लू वेल है, हाँ, वहां चल के देखते हैं, बात करते हैं। वेरी तो नाइस, वो मुझे लेकर गई वहां वेरी नाइस। और इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं वहां पे गया, समीर सर से मिला, उन्होंने कहा कुछ लिखते हो? तो ऊपर जगदीश थे, मैंने कहा ये लो सैंपल ले लो, लिख के दो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये पहली बार जब तुम मुंबई आए थे उन 2-3 दिनों में, उसी दिन में उन्हीं दौरान हो गया था ये? हाँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो उस टाइम सैंपल उनको लिख के भेज दिया मैंने, उधर से कोई मैं वेट कर रहा हूँ अब। तो कैसे लिखा सैंपल? लैपटॉप था तुम्हारे पास? हाँ। लैपटॉप वगैरह लेके आए थे तुम? हाँ। असला बारूद सब लेके चल रहे थे? लेके चल रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमले के लिए तैयार। हाँ। तो फिर लिखा, मैंने भेज दिया, खट 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 लिख दिया। मतलब क्या डबिंग की स्क्रिप्ट थी? हाँ, ट्रांसलेशन, मतलब जो इंग्लिश एडेप्टेशन, डिस्कवरी। वेरी नाइस। तो 1 मिनट का उनको लिख के भेज दिया। अब ये तो होता ही है सर, जब कोई काम नहीं होता है तो आप बैठे बैठे फिर कब आएगा भाई, कब आएगा कॉल, आया नहीं है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैंने ठीक है। तो 3 महीने 4 महीने कहाँ थे तुम? वापस कानपुर। फिर मैंने सोचा, मैंने सबको बता रखा था कि मैं आऊँगा जून में। अच्छा। वहाँ सबको ऐसे बोल दिया था मैंने। अंजू मैम ने मुझे किया था, मैसेज किया था कि अगर आप आ रहे हैं, उनको मैंने भेजा हुआ था डेथ नोट का। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप आ रहे हो तो एक बार मिल लेना। मैंने कहा ठीक है। तो अंजू मैम से मिलके गए थे तुम जब आए थे? मैंने उनको मैसेज किया था, तो पता नहीं था उनका कहाँ पर है। अच्छा अच्छा। फिर मैं जब आया जून में, तब मैंने मैम को बताया कि अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब मैं शुरू कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आ जाओ। अच्छा, जून में तुम वापस आ गए मुंबई? हाँ। तो वो मुंबई कैसा, वो तो मेन स्टोरी तो बता नहीं रहा। वहां क्या बोला जब तू 3-4 दिन के बाद वापस चला गया घर में? तो घर वालों ने क्या बोला? फिर वापस कैसे आया? वापस आया तो आ गए वापस। नहीं, अच्छा हाँ, घर वालों ने बोला ठीक है आओ रहो, लेकिन फिर जाना भी है। अच्छा, तो तैयारी के साथ जाओ। तो मतलब घर वाले सपोर्टिव थे? मैं सपोर्टिव है शुरू से। घर वाले सपोर्टिव थे। वेरी नाइस। मम्मी डैडी दोनों ही पहले सपोर्टिव थे। वेरी नाइस। मेरे ब्रदर सिस्टर दोनों सपोर्टिव हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और तो क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि भैया अभी तू जा और तैयारी के साथ जा। हाँ। और पूरा अच्छे से इसको करके आ। हाँ। तो जब तुम जून में वापस आए 3-4 महीने बाद, तो तुम पूरा ये सोच के आए कि मैं वो करूंगा, रहूंगा यहाँ पर? जगह वगैरह देख ली थी? जगह सर एक जगह देखी थी, उसमें देखे थे मैंने 3-4 बेड एक ही कमरे में। मेरी रूह कांप गई। इस पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुंबई में जब आए तो कैसे रहें, कहाँ मिलता है घर, सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो तुम और उन्होंने बोला था किसी ऐसे बंदे से पूछो सर जो बाहर का है, जो बाहर से आया, जिसने वो दौर देखा, वो पीरियड देखा हो। तो तुम जरा बताओ, जब तुम आए तो तुमने घर के बारे में वहीं से पता करना शुरू कर दिया था? हाँ। और कैसे मिला तुम्हें घर? हाँ, मैंने कानपुर में देखा था वही मैजिक ब्रिक्स। मैंने उधर देखा, एक ऐड था 25,000 का था सर, मैंने और 1 आवर के था वो। मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, 375 स्क्वायर फीट का है। मैंने कहा 375 स्क्वायर फीट, ये तो हमारे कमरे जितना होगा। हमारे यहाँ तो कमरा भी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा रेंट क्या है? सर रेंट उसका 30। मैंने कहा आप 1 साल का बता रही हैं कि 1 महीने का बता रही हैं? बोली नहीं सर ये 1 साल का है सर, उसमें डिपॉजिट भी है आपका 1 लाख। मैं ठीक है मैम बाय। फिर यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने यही लोकल में देखना शुरू किया कि आसपास कोई है क्या। तो वो था न्यू माड़ा, वहाँ पे एक्टर्स लोग थे, तो उनके साथ में हॉल में एक मुझे बेड मिल गया। अच्छा। हालांकि सर उसका अच्छा खासा रेंट था उस टाइम। एक बेड मिला जो तुम्हें, एक रूम में 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ। कितना रेंट था? 8 के 8,000 रुपए तुम एक बेड का दे रहे थे, और उसमें अलमीरा मिली थी?
एल्मिरा थी। एक एल्मिरा थी, मतलब वो पीजी टाइप का हो गया ना वो। हम्म। और वो क्या फ्लैट था? हाँ 2 BHK था वो 2 BHK फ्लैट था। हाँ। और कितने लोग रह रहे थे 2 BHK फ्लैट उसमें थे सर उस टाइम 6। 6 लोग रह रहे थे, मतलब हर रूम में 2-2 लोग, है ना? वेरी नाइस। ठीक है, 8,000 रुपए लेके तो समझ में आया कैसा होता है। ये तब की बात बता रहे हो 2017 की, 17 है ना? आज से 8 साल पहले, 8-9 साल पहले। वेरी नाइस। ठीक है, तो तुमने रहने का जुगाड़ हो गया, चल 8,000 रुपए घर से पैसे लेके आया था तू? थोड़े बहुत थे जो कमाए हुए थे पहले के, कमाए हुए थे, सेविंग्स थी अपनी? हाँ सेविंग्स थी। वेरी तो नाइस। ये था कि रहने का तो हो जाएगा, खाने का हो जाएगा, हाँ अब यहाँ पे काम देखो। काम देखो। तो यहाँ पे पहले अंजू मैम ने मुझे शुरू में तो ट्रेन किया। हाँ। मैंने जब वहाँ गया, वॉइस मैंने बताया मैम अब मैं तैयार हूँ कैरेक्टर के लिए। कहती आओ बेटा बैठो। माइक पे बैठा मैं, ठीक है। बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स एक था शो, एनिमेशन था ना? एनिमेशन, करेक्ट। और उसमें एक कैरेक्टर था जो कि मिडिल ईस्ट से आया था वो। तो उसका मैंने किया मैम के सामने। एक्सेंट था कुछ? एक्सेंट था। कैसे? अरे तुम ये क्या बताती, हम क्या करती, इस टाइप का था वो। हाँ। मैम ने कहा कि ठीक है बहुत अच्छा किया है तुमने, हाँ। और आगे भी देखते हैं अगर कुछ होता है तो। तुमने वो ऑडिशन दे दिया और कैरेक्टर कर भी लिया? कैरेक्टर हो गया वहाँ पे। वेरी नाइस। वो वैसा रहा होगा ना, वाइल्ड में रहा होगा? वाइल्ड में, हाँ, है ना, सिंक नहीं था। हाँ। तो इंडियन एनिमेशन का एक ये फायदा होता है हाँ स्क्रिप्ट में कि आपके पास डायलॉग है, हाँ, आप उसको अपने हिसाब से आप डिलीवर कर सकते हैं। करेक्ट। और कुछ आप रिएक्शन डालना चाहें तो वो भी उस टाइम आप बना के दे सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हो आप, परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो लिमिटेशन नहीं है कि इतने मैच करना है, इतने लिप मैच करना है ना। ओरिजिनल में ये हाँ, फायदा होता है, लिबर्टी है। सो ये काम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने और काम दिए, और उधर ब्लू व्हेल में सर अपना बाय गॉड्स ग्रेस शुरू हो गया। एक्चुअली ब्लू व्हेल की भी ये था कि मैं आया था वहाँ डबिंग के लिए फर्स्ट टाइम। और ये मुंबई के आने के पहले दिन की बात है। मैं वहाँ पे गया था, दानिश थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ ट्यूसडे को। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ ट्यूसडे 5 बजे। 4 दिन मेरे दिमाग में यही चला, ट्यूसडे 5 बजे, ट्यूसडे 5 बजे। पहुंचा मैं वहां पे, मट्टू सर थे डायरेक्शन में। अब सर मेरी हालत खस्ता। मैंने स्क्रिप्ट देखी, मैंने कहा ठीक है भाई इसको बोलना है, ऐसे बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे, ये बोल देंगे, पहले ही डिसाइड कर लिया। वीडियो में कुछ और ही हो रहा है। वहां पे देखा कि भाई अच्छा सर ये हम यहाँ पर लेकर आते हैं और कहीं भी लेवल जा रहे हैं, कहीं भी मेरी एक कांप रही आवाज। सर ने कहा एक और, वन मोर। सर पकड़ लिया उन्होंने। मैं आया, किसी तरह हो गई अपनी लाइन से। सर ने कहा और कुछ करते हो क्या? मैंने कहा इसका क्या मतलब है, और आगे नहीं मिलेगा क्या? मैंने कहा सर मैं थोड़ा राइटिंग का काम करता हूँ। कहते ठीक है, ऊपर अफजल से मिल लो, वहाँ राइटिंग की बात कर लो। अच्छा, पैसे कमाने की नहीं? मैंने कहा हाँ सर कमाऊंगा। तो मैं ऊपर गया, अफजल भाई से बात की, उन्होंने कहा ठीक है भाई, काम स्टार्ट हो गया वहां से। तो इधर मयूखी में वॉइसिंग एंड ब्लू व्हेल में राइटिंग। तो भगवान की कृपा से सर तो इस तरीके से तुम्हारी ये जर्नी शुरू हुई मुंबई में। क्या बात है यार, काफी सही रहा, काफी मशक्कत भरा रहा। मशक्कत तो थी, लेकिन तुमने क्या कहते हैं, मेरे को अच्छी बात ये लगी कि तुमने और तुम्हारा साथ भी दिया भगवान ने, है ना, नेचर ने तुमको अच्छी जगह लाके पटक दिया। जैसे, लेकिन उसमें तुम्हारी मेहनत भी ये थी कि तुमने एक फैन डब वॉइस बनाई अपनी, ऑडिशन ही ले सकते हैं उसको, समझ सकते हैं कि फैन डब रिकॉर्ड किया, एंड यू केप्ट सेंडिंग योर रिकॉर्डिंग्स टू इंडस्ट्री के बंदे लोग जो थे, है ना, आर्टिस्ट। तो कहीं से किसी से अप्रिसिएशन मिला, उन्होंने बुला भी दिया। और तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि तुमने फ्लाई किया ऑडिशन के लिए मुंबई आना। और वो वही है ना कि जब सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहता है, वैसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रहता है, तो फिर वो पौधा खिल के अच्छा पेड़ बनता है। तो तुम वही हो आज, है ना। घर वालों का सपोर्ट है और तुम्हारे जो मेहनत है, तुम्हारे जो कर्म है, जो तुमने मुंबई आते ऑडिशन दिया और तुमको शुभांगी मिली। आई रियली अप्रिशिएट हर कि उसने तुमको ब्लू व्हेल में मिलाया, अपने यहाँ ऑडिशन दिलवाया। तो ये सब, ये अच्छी चीज़ें हमारे साथ तभी जुड़ती हैं जब हम अपनी मेहनत हमारी सच्ची और साफ होती है। क्या बोलता है? एब्सोल्युटली सर, है ना। ये पूरा दिल का ही काम है। करेक्ट। दिल जितना साफ होगा, काम आपको उतना और मिल जाएगा। तो भैया इतनी मेहनत के बाद, इतने उतार चढ़ाव के बाद, जब एक कैरेक्टर मिलता है सेंकू जैसा, डॉक्टर स्टोन का, कैसा लगता है? डॉक्टर स्टोन में तुमने सेंकू बहुत अच्छा किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सर। सबसे पहले बताओ तुम्हें वो कैरेक्टर कैसे मिला और कैसी रही सेंकू की जर्नी?
मैं एक शाम को मैं कर रहा था एक जगह डबिंग, वहाँ पे मेरा हो गया। तो मैंने देखा पीएफटी से कॉल था हितेश का। उन्होंने कहा कि आ सकते हो क्या, आज एक ऑडिशन है उसके लिए आ सकते हो। मैंने कहा सर अभी तो मेरा लेट तक जा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है आ जाना रात को। मैंने कहा ठीक है यार पहुँचते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मेरा होगा काइजू नंबर 8 में, क्योंकि उस टाइम वो चल रही थी सीरीज। मैंने कहा भाई काश उसमें मिल जाए, कर लूंगा। मैं गया अंदर बूथ में, वहां पे रखी थी डॉक्टर स्टोन की। मैं पहले ही होश फाख्ता हो गया। मैंने कहा भाई कैसे करूंगा यार, ये पहले ही सर अपने वो चलने लगते हैं। और क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ था डॉक्टर स्टोन? मैंने देखा हुआ था। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा देखते हैं यार कौन से कैरेक्टर का होता है, चलो करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पहला वाला देख लो कैरेक्टर। मैंने कहा पहला वाला तो सेंकू है, इसका कैसे करूंगा भाई, तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं उस टाइम बहुत कंफ्यूज हो गया कि कैसे करूंगा इसको, मैं टैकल कैसे करूंगा इसको। मैंने कहा ठीक है सर देखते हैं, पहले देखते हैं। मैंने दे दिया उसका ऑडिशन। मैंने कहा भाई ये तो नहीं होने वाला है, ये पक्का नहीं होगा, बहुत खराब किया हो। अच्छा ऑडिशन दे दिए हो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने अंदर? अपने आप पे था ही नहीं मैं। फिर उन्होंने दूसरा दिया ताइजू, जो उसका दोस्त होता है। मैंने कहा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा मैं। मैंने किया और वो बहुत लाउड है ताइजू। अच्छा। बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तो अभी विशाल मेनन वो कर रहे हैं। अच्छा। बहुत एनर्जी लगती है उसमें। मैंने किया मजे में। मैंने कहा यार ये मैंने एंजॉय किया है, ये हो जाएगा, भरोसा था। कॉल आया बाद में, भाई आपका हो गया है, सेंकू का हो गया है। सेंकू है। भाई कैसे करूंगा यार। ठीक है। तो मतलब तुम इतने रिलेक्टेंट क्यों थे कि मैं कैसे करूंगा? वो एक सर मेन जो कैरेक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है किसी शो में। तो वो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था। क्योंकि अच्छा उस समय जब तुम्हें मिला तब तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ये इतना बड़ा कैरेक्टर पुल ऑफ नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एक ऐसा पीरियड रहा है 2020 से लेकर 2023 तक। 3 में मुझे थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, बट 2020 से ये 3 साल इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट मैं मतलब आउट थे ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि सर कुछ फैमिली के थे प्रॉब्लम। अच्छा। और फाइनेंशियल थी। तो तुमको वापस जाना पड़ा था? नहीं, मैं यहीं पे था मुंबई में ही। और अपने सिस्टर और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए मैं इधर ही था। और 2 साल, ये 2 ढाई साल मैंने राइटिंग की। और मैं समीर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वहाँ से काम आया, काम वो देते रहे। केतन बाबरिया, उन्होंने लगातार काम दिया। और ऑडियोग्राम सौम्या, उन्होंने काम दिया, भरोसा करके बुलाते रहे। मतलब ये राइटिंग का काम दिया? राइटिंग उन्होंने वॉइसिंग का, डबिंग का दिया। और ब्लू वेल से राइटिंग कर रहा था, तो राइटिंग से जो आ रही थी कमाई, तो उससे भाई की कॉलेज की फीस मैं वही इकट्ठा कर रहा था। मतलब घर की जिम्मेदारी थी तुम्हारे ऊपर? वो था। ओके। और मेरी सिस्टर उस टाइम जॉब नहीं कर रही थी उस टाइम। तो किसी तरह मैंने किया, वो मैनेज किया, वो दौर निकाला तुमने। है ना? और उसको करने के बाद सर फिर ऐसा होने लग गया था कि हफ्ते में 1 डबिंग आ रही है, हफ्ते में 1। अच्छा। हफ्ते में 2। मेरी मतलब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था बिल्कुल ही। फिर ये जब उसके पूरे हो गए, पैसे हो गए, फीस वीस हो गई, सब कुछ, तब थोड़ी तसल्ली हुई। तब मैंने सोचा कि चलो अब फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं एक बार फिर से। मतलब बीच में ऐसा हुआ कि तुमको चाहिए थे पैसे, तो तुमने वो काम पकड़ा जिससे तुमको पैसे मिल रहे थे, जो था राइटिंग का काम ज्यादा होने लगा। करेक्ट? उससे तुमको पैसे मिल रहे थे। थोड़ी बहुत डबिंग थी, लेकिन जब तुम राइटिंग में फोकस हो गए तो डबिंग में लोगों ने बुलाना बंद कर दिया, बहुत कम बुला रहे थे। आई डोंट नो, शायद उन्हें ऐसा लगा हो कि अंकित अब नहीं है मुंबई में। अच्छा। क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि भाई तुम मुंबई में नहीं हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो तब से यही हूँ। शायद ऐसा हो सकता है। डॉक्टर स्टोन के सेंकू की बात तुमने बताई कि बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि तुमको एक बहुत गैप के बाद वो शो मिला था। तब तुमको वो चैलेंज लगा था इसलिए कि मैं पुल ऑफ कर पाऊंगा कि नहीं मेन कैरेक्टर। तो वो उतने गैप के बाद, इतने शोज के बाद पहला तुम्हें कुछ एनीमे मिला था ना? हाँ, मतलब और भी मैंने किए थे, बट उसमें ऐसे साइड किए थे। फ्री रेन उसमें मैंने किया था। फ्री रेन? हाँ, सेम स्टूडियो में, वहाँ मैं कर रहा था। तो वो करते हुए भी मैं बहुत नर्वस होता था। मैं छोटे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ भले ही, तब भी मैं बहुत नर्वस हूँ, भाई अच्छा साउंड करेगा कि नहीं करेगा। मैं अपने आप पे डाउट कर रहा था उस टाइम। ये पहले नहीं था तू, जब तू नया नया आया था तब नहीं था तू? बिल्कुल नहीं। मैं भी वही देख रहा हूँ, आई कैन सी दैट। वो बस सर वही था कि पीरियड ही ऐसा था, वो मेंटल हेल्थ बहुत बुरी थी मेरी उस टाइम। तो मैं बस उबर ही रहा था उससे एक तरह से। तो अभी सब सही है? अभी भगवान की कृपा से सर। वेरी गुड।
वेरी गुड। अच्छा अंकित, तुमसे तुम्हारे जो हंटर एक्स हंटर का एक अमेजिंग सा कैरेक्टर है हिसोका, उसको कैसे किया तुमने? ऑडिशन हुआ था उसका, वो कैसे मिला कैरेक्टर? तो स्टूडियो से मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि एक सीरीज है और उसके इतने एपिसोड्स हैं। मैंने सर्च किया कि कौन सी सीरीज है जिसके एक्स नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, 148। मैंने जाके सर्च किया, मैंने कहा हंटर एक्स हंटर, इसका कौन सा हो सकता है कैरेक्टर? या तो उसका वो होगा लियोरी होगा या कोई और होगा। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं गया वहां पे, तो नाम लिखा हुआ था शीट में हिसोका अंकित। मैंने कहा भाई ये बढ़िया है गुरु, ये बढ़िया है, अब आएगा मजा। मैंने करना शुरू किया उसको, एक दो लाइनें डब की और सर ने कहा कि इसको वापस से लेते हैं, एक बार थोड़ा और उसका एटीट्यूड मैच करते हैं। एटीट्यूड मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमे में, करेक्ट, या किसी भी उसमें। तो उसको थोड़ा बहुत किया। मैंने इसकी आवाज को और क्या खेल सकते हैं इसकी आवाज में। मेरे दिमाग में 2 फीमेल आर्टिस्ट के नाम थे। अच्छा, कि उनका ले सकता हूं मैं स्टाइल। अच्छा, तो उनका थोड़ा थोड़ा चुरा के, तो तुमने 2 फीमेल आर्टिस्ट का स्टाइल चुराया और वो अपने हिसोका में डाला। हिसोका में डाला। कैसा है हिसोका का, कैसे किया तुमने? हिसोका का मैंने किया था, तो तुम यहाँ पर आ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही क्रीपी कैरेक्टर है। उसके शौक जो हैं बहुत गलत हैं। अच्छा, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो और उसमें मैंने देख रखा था पहले इंग्लिश डब। मैंने सोचा कि चलो उसका भी थोड़ा डालूंगा। एक सीन है मेरे दिमाग में, सब लोग जानते हैं वो सीन कौन सा है। तो वो सीन जो है जब उसको किया जाएगा तो थोड़ा बहुत उसके जैसा करूंगा, थोड़ा जापानी जो है उसके जैसा करूंगा, और जो सोचा हुआ है उसके जैसा। क्या सीन? तीनों का मिश्रण। वैसे मैं असल में एक ट्रांसम्यूटर हूँ, टेढ़ा और बेईमान। ये तो फिट होता है। सही बोला है। एमिटर्स गुस्से वाले होते हैं, स्पेशलिस्ट अकेलापन पसंद करते हैं, कॉन्ज्यूरर्स चिड़चिड़े होते हैं। सीन है सर, एक फाइट है, दोनों की फाइट होती है। जो गोन है वो बच्चा है, 12 साल का बच्चा है। और ये जो आदमी है ये उसको पसंद करता है। अच्छा। तो FBI ओपन अप वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पे उसके बारे में मीम्स भी काफी हैं। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बन सकता है, इसको अगर अच्छे से करें तो ये लोगों को क्लिक हो सकता है, अच्छे से हिट हो जाएगा ये। वो जो सीन हुआ था उसमें मैंने फिर अपनी पूरी क्रिएटिविटी पूरी लगा दी। मैंने कुछ डायलॉग्स याद है उसके? हाँ, कुछ डायलॉग्स याद है? अगर आप अलाउ करें सर। हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर बहुत वाहियात है क्या? awkward है सर वो। बहुत बोलना, याद है तेरे को? ये आंखें, ये नजर, ये जोश, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। गोन, ओह गोन। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं, ऐसे ही कैरेक्टर है वो? है ऐसा है सर, आराम खोर कैरेक्टर, बहुत ज्यादा। नाइस नाइस नाइस। बट ऐसे कैरेक्टर एज एन आर्टिस्ट तो करने पड़ेंगे, अगर मिले हैं तो करने पड़ेंगे, है ना? जब ऐसे कैरेक्टर हैं, अगर आपसे वही एक्टर्स लोग बोलते हैं ना, अगर हम ऐसे कैरेक्टर करते हैं, कुछ विलेनिश कैरेक्टर, गंदे कैरेक्टर जिसको देख के नफरत हो ऐसा कैरेक्टर, और लोग आपसे नफरत करने लगे, यानी आपने वो अच्छे से किया एज एन एक्टर, तो आपकी जीत है वो। इसका सर एक थोड़ा सा किस्सा याद आ रहा है। मैं ऑडियोग्राम में जब गया था तो डार्क फेज चल रहा था उस टाइम। एक ऑडिशन था कैरेक्टर के लिए। अब वो जो कैरेक्टर था वो था विलन का वो हेंचमैन। तो मेरे अंदर जो भी आ रहा था उस टाइम, जो भी फील हो रहा था उस टाइम, मैंने बोल दिया, और बहुत ही गुस्से में, बहुत ही नेगेटिविटी के साथ बोला। और मेरे मन में आ रहा था कि जो वो स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, एक कोई थी, और उस कार्टून में मैंने सोचा कि मैं इसको मारना चाहता हूँ, इन लोगों को खत्म कर देना चाहता हूँ, इनके गले काट देना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस टाइम तुम्हारे दिमाग में? हाँ, बहुत नेगेटिव फील होता जा रहा था, और मैं बस अपना गला फाड़े जा रहा हूँ माइक पे। और जब ऑडिशन हो गया, सौम्या सेट की, भाई मेरे गूज बम्स आ गए थे। मैं डर गया था एक सेकंड को, मैं खुद अंदर डर गया था अपने आप से कि ये इतना ज्यादा गंदा मैं उसमें जा रहा हूँ, बहुत डीप जा रहा हूँ, ये इतना नहीं जाना है अब कभी भी।
तो वहाँ मैं मतलब वॉइस एक्टिंग करते करते तुम इतना चले गए हैं उस कैरेक्टर को। हाँ तुम मेरे ऑरा को आसानी से नोटिस कर लेते और तुम मेरे ऑरा के बारे में बताने के समय मुझसे बच सकते थे, लेकिन सिचुएशन 1, 2 और 3 के बारे में क्या? तो तुम ये बोलना चाहते हो कि इतना भी नहीं घुसना चाहिए? इतना भी नहीं, हाँ? अपनी आप हकीकत में रहिए। हाँ। नहीं, लेकिन आप घुस रहे हो और आपको पता है कब निकलना है। Until unless you know you have your controls in your hand, यस है ना, in your command, तब आप तो जाओ जहां तक जाना, बट वापस भी आ जाओ। हाँ लेकिन आप बह गए उसमें, फिर तो वो ऐसा होता है, गड़बड़ हो जाती है ऐसे। हाँ बट वही संभाल के करना है, चीजें करनी है। राइट। तुम लिखते भी हो, ठीक है। दोस्तों मैं बताता हूँ, अंकित ने काफ़ी अच्छा लिखा है। उसी के साथ हम क्या कहते हैं कुछ और कैरेक्टर्स की बात करेंगे, लेकिन नेटफ्लिक्स में इन्होंने काफ़ी चीज़ लिखी है। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, हार्ट ब्रेक हाई, द डिप्लोमैट, द रिक्रूट, पार्टनर ट्रैक, बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, नारुतो तुमने लिखा है, ड्रैगन बॉल जी लिखा है, वन पीस लिखा है, बेब्लेड मेटल फ्यूजन लिखा है। क्या बात है। और इन सब में तुमने कुछ ना कुछ डबिंग भी किया है। हाँ करेक्ट है हाँ ना। नारुतो में जैसे तुम सासुरी, हाँ ठीक है। बेब्लेड मेटल सीरीज में क्योया करते हो तुम, करेक्ट। ओ बैंके, वो मेरा दोस्त था, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? वो तो इस लायक भी नहीं कि उसके बारे में बात भी करूं। वन पीस में कैप्टन स्मोकर तुमने किया हुआ है, एंड यासोप किया हुआ है। अब मुझे बताओ, तुमने इतने अच्छे कैरेक्टर्स किए हुए हैं, राइटिंग तुम करते हो, तो एज ए राइटर और एज ए वॉइस आर्टिस्ट क्या तुम्हें लगता है जब तुम वॉइस एक्टिंग कर रहे हो, तब जब स्क्रिप्ट सामने आ रही, जब तुमने बोला भैया इसमें मजा नहीं आ रहा यार, हम अपना बनाते हैं, जब तुम राइटिंग कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर का वॉइस एक्टर उसको हेल्प करता है कि अच्छे डायलॉग्स बनाने में? ये कैसा रहता है, दिमाग कैसा चलता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या ईजिली हो जाता है? थोड़ा इस बारे में बात करते हैं ना। ओके, सो इसमें पहले तो हमें जैसे वीडियो आ गया हमारे पास में और एक इंग्लिश का टेक्स्ट आ गया सपोज, तो उसमें पहले जब मैं लिखने बैठूंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक साथ सोचता हूँ, जैसे कि ऑडियंस अगर देखेगी तो उसको कैसा फील होगा, एनिमे में खास तौर से, ठीक है। और जब कोई वॉइस एक्टर इसको पढ़ेगा तो किस तरह से पढ़ेगा, और इसमें शब्द कौन से होंगे जिनसे वो इमोशन और अच्छे से निकल के आ जाए, जो वो कैरेक्टर देना चाहता है। हाँ, इजीली हो जाए, उसको हेल्प मिल जाए उससे। तो इस तरह से मैं लाइन बना लेता हूँ। और अगर वो मैं सोचता हूँ कि और इसमें मसाला डाल सकते हैं तो वहां अगर स्कोप है तो वो मैं डाल देता हूँ। वो डाल देते हो। नाइस नाइस नाइस। तो मतलब तुम सब चीज का ध्यान रखते हो, ऑडियंस प्रेफरेंस, कि ऑडियंस को क्या सुनना पसंद है, देखना पसंद है इस कैरेक्टर के लिए, इस सीरीज के लिए। फिर तुम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से भी लाइन सोचते हो, ये आर्टिस्ट के लिए कितनी फ्री फ्लो है ये लाइन, ऐसे मुश्किल शब्द ना मैं डाल दूं उसमें कि फ्लो ही ना आए, कैरेक्टर बोल ही ना पाए वो, है ना। कोई होता है ना कि बड़े मुश्किल से कठिन से शब्द डाल दिए हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है शायद। तीसरा तुम ये सोचते हो वही शब्द, कि किस तरह के शब्द मैं चुनूं कि जो बोलने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे और पसंद भी आए। वेरी नाइस, गुड, थैंक यू सर, वेरी नाइस। क्योंकि मेरी भी कोशिश यही रहती है, और एज ए वॉइस आर्टिस्ट जब आप लिखते समय एक वॉइस आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से सोचते हो ना, मैं तो कभी कभी कुछ चीज लिखता हूँ ना, तो मैं ये पूछता भी हूँ कि इसको कौन डब कर रहा है, या कौन करेगा, या ऑडिशन हो गए, या किस किस के ले रहे हो, या कोई कैरेक्टर। क्योंकि क्या होता है जब जो परफॉर्म कर रहा है ना, आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हो। क्योंकि मैंने एक सीरीज लिखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा सीरीज का, किसने की है क्या की है, बहुत अच्छी सीरीज थी। उसका सेकंड सीजन फिर मैंने लिखा भी नहीं, क्योंकि मैं शूट में था, फिर मैंने लिखा नहीं। भाई उसका जो मेन कैरेक्टर था वो इन्होंने एज के हिसाब से कास्ट कर दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सीनियर आर्टिस्ट जो भी हैं, लेकिन कैरेक्टर की एज के हिसाब से तुम आर्टिस्ट की एज नहीं मैच कर सकते। लेकिन क्योंकि उसने जो परफॉर्म किया बंदे ने, वो एज उसकी 60-70 साल है, लेकिन उसने परफॉर्म बिल्कुल ऐसे किया ना, साइको की तरह, और पूरा नैरेट कर रहा है पूरी शो को वो। और तुमने एक सीनियर आर्टिस्ट से कराया, अच्छे आर्टिस्ट से कराया, लेकिन वो परफॉर्म कर ही नहीं पाए। मैंने बोला, और फिर वो स्क्रिप्ट राइटर को बोल रहे तुमने ऐसे क्यों लिखा है, इतना ज्यादा क्यों लिखा, इतना कम क्यों लिखा। मैंने बोला भाई वो साइकोलॉजिकल ड्रामा है, बोले इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब क्यों सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई करना होता तो वो जो डायरेक्टर है शो का उसको सिंप्लीफाई करके दिखाता।
उसका कैरेक्टर ही कॉम्प्लेक्स है, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, पूरी थीम कॉम्प्लेक्स है, तो हिंदी में सिंप्लीफाई क्यों करना है भाई? राइट। तुम उसमें इनफैक्ट ऐसा आर्टिस्ट लो जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बहुत स्मूथली एफर्टलेसली परफॉर्म करे, प्ले करे। तुम्हारी कास्टिंग गलत है, तुम्हारा डायरेक्शन गलत है, मैं लड़ जाता हूं, कोई भी हो। तो वो एक चैलेंज होता है, और वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से लिखो और कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से लिखो, जो इसको डायलॉग्स लिख रहे हैं हम, और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से लिखो। हाँ, इसमें सर एक बात बहुत जरूरी है कि ऑडियंस को हम स्पून फीड नहीं कर सकते हैं चीजें, जरूरत ही नहीं है। मेरे को वही फीडबैक मिलता है डायरेक्टर से, इसको सिंपलिफाई कर दे, मतलब क्यों कर दे, क्यों कर दे सिंपलीफाई भाई? ऑडियंस में दिमाग है, बुद्धि है। यस, और अभी धीरे धीरे ऑडियंस ग्रो हो रही है कंटेंट देख देख के। हाँ। उनको पता चलता है भाई इसका सबटेक्स्ट ये है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। हिंदी में भी वही रखो ना। इंग्लिश में उन लोगों ने एक बहुत ही लेयर्ड लाइन बोली है, और हिंदी में वो लोग सिंप्लेन कर देते हैं उसको। क्यों भाई? कभी कभी तो सर जो हो रहा है स्क्रीन पे वही बोल रहे हैं, जो हो रहा है दिख रहा है वो बोल रहे हैं। तो इतना भी तो बट कोई डिस्कशन में, किसी डिस्कशन में कोई जो चैनल के लोग हैं, चैनल के जो क्रिएटिव्स हैं, वो अच्छा डिस्कशन करते हैं, वहां से चीजें अच्छी निकलती हैं, बट कहीं कहीं से बिल्कुल अच्छी नहीं निकलती स्टूडियो से भी नहीं निकलती जो करवा रहे हैं। और इट डिपेंड्स ना यार, कौन बंदा है, क्या है। राइट। सही बंदे होते हैं तो सही चीजें निकलती है, सही नहीं होते हैं, सिर्फ हवा होते हैं तो नहीं निकलती कुछ। सच तो ये है। तुमने फेस किया कभी ऐसा? एक दो बार किया है। ठीक है, चल रहे थे तो मैं ये बता रहा हूँ कि अंकित बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे शोज लिखे हैं। तुमसे एक पूछना चाह रहा हूँ सवाल, एक सीरीज जो तुमने की है हाईक्यू में तुमने 2 कैरेक्टर किए हैं, सुगावारा और मैड डॉग। दोनों पोल से पार्ट है कैरेक्टर। इनके बारे में बताओ। ये भी सीधा कास्टिंग हो गई थी तुम्हारी या ऑडिशन दिया था, कैसे? ये कास्टिंग। ओके, मतलब लोग तुमको ट्रस्ट करते हैं, तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुमको जान गए हैं कि भाई इसका जोन क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना? हाँ। नाइस। तो उसमें सुगावारा जो है, वो एक कह सकते हैं कि वो पूरी टीम का एक मदर टाइप का कैरेक्टर। हाँ। सबकी बहुत देखभाल करता है। ओके। तो उसका जापानीज में जैसा है, सॉफ्ट स्पोकन है वो। हाँ। तो मेरी ऐसी लोग भी जानते हैं कि मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। हाँ। तो मेरा उस पर बैठ गया। हाँ। मैंने कहा ठीक है चलो, ये काम तो हो जाएगा। हाँ। कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ ना। इसका ऐसे, उसका रेंज उसकी ऐसी है। दूसरा जो है मैड डॉग, वो दूसरी टीम का है, और वो हमेशा गुस्से में रहता है बिना बात के। नाम उसका मैड डॉग है, पागल ही है वो। तो वो जब भी उसको बॉल थ्रो करनी होती है, तो वो हमेशा जोर से मारता है, पूरे गुस्से में मारता है वो। तो बॉल हमेशा बहुत जोर से फ्लोर पे हिट करती है। तो उसका ग्रफी है, जोन उसका ऐसा है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। यार अंकित, तुम कैसी रेंज है तुम्हारी, कहाँ से कहाँ तक तुम वॉइस निकाल लेते हो कंफर्टेबली? रिकी का जैसे था स्मैशिंग सिम्बा में, तो उसका टीनेज था, उसका रखा था, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे वहां जाना है तुम्हारे साथ, प्लीज चलते हैं ना। ठीक है, ओके है फॉर एग्जांपल। और मेरी जैसे ये है नॉर्मल, तुम्हारी नॉर्मल वॉइस, थोड़ी बेस हो गई, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। थोड़ी 40s की हो गई, या अगर 60s की भी लोग करवा लेते हैं मुझसे, कास्ट कर देते हैं सर। मैं मना नहीं करता क्योंकि पैसे चाहिए। और बुढ़ा करते हो तुम? इससे भी सर वो ऐसा हो जाता है बुढ़ा, फिर वो बुढ़ा लगता नहीं, बुढ़ा लगता ही नहीं वो। नहीं, नाइस, नहीं तुम्हारा रेंज अच्छा है, और भी चीजें हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। वेरी नाइस। तुमने क्या कहते हैं, एनिमे के अलावा कोरियन के ड्रामास भी किए तुमने, चाइनीज सीरीज भी की है। हाँ। तो एज ए परफॉर्मर तुम कैसे डिफरेंशिएट करते हो इसको, जब तुम एनिमे करते हो, के ड्रामा करते हो, या लाइव एक्शन मूवी करते हो, तो तुम्हारी अप्रोच अलग होती है उसमें, या तुम इसको कैसे करते हो? बताओ, कुछ शेयर करना चाहते हो? एनिमे का जैसे है, उसमें कैरेक्टर्स कभी कभी हमें लाउड करने होते हैं। जैसे वहाँ पे जापानीज में लाउड किया है उसने, तो हम लाउड रखेंगे। और लेकिन उसका जो एक टेक्निकल टर्म्स में अगर हम कहें तो पिच अलग होता है उसका। वाइब उसकी, मैं वाइब के हिसाब से चलता हूँ हमेशा। तो वाइब उसकी अलग होती है। हम भी वाइब के हिसाब से चलते हैं, विचार एंड वाइब्स। तो उसका वाइब अलग होता है। वाइब भी अलग है, मतलब वाइब भी अलग है उसका, और उसका वाइब पहचानना जरूरी है। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, मतलब आपको उसे देखना होगा, पहले एनिमे के बारे में जानना होगा, तब आप उसको और अच्छे से कर पाएंगे। वेरी नाइस।
तो ये चीज़ जब आप पकड़ लेंगे कैरेक्टर कैसे हैं और वो ऐसे क्यों हैं, तो उसको आप निभा पाएंगे। सेकंड है ये अपना के ड्रामा में हीरोज जो जैसे होते हैं मोस्टली रोमांटिक है, तो उस जोन में आप रहते हैं। सॉफ्ट स्पोकन हो गया, या कभी कभी बहुत ही रूड टाइप का कैरेक्टर है, तो वो भी उसमें रहेगा, बट वो लाइव वाले जोन में रहेगा। मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ओवर द टॉप नहीं जा सकते। ओवर द टॉप नहीं जा सकते, कभी कभी जा सकते हैं अगर वो कैरेक्टर ऐसा है। अदरवाइज सिचुएशन, हाँ, अदरवाइज आपको नॉर्मल रहेगा, सटल रहना पड़ेगा। सटल। एंड नेटफ्लिक्स जैसे हो गया, मूवीज हो गई लाइव एक्शन, तो उनमें कोशिश ये होती है कि उसको आप पूरा मैच कर लें, उसकी पिच को, आवाज को, बॉडी लैंग्वेज को, लिप्स को। करेक्ट, ये सारी चीजें हैं, करेक्ट। हल्का हल्का रखेंगे तो उसको। मतलब इसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसा रहेगा कि एनिमेशन, एनीमे जो हो गया वो एक ही जोन है, लाइव एक्शन एक ही जोन है, के ड्रामा वगैरह चीज़ें। तो एनिमेशन, एनीमे में जोन में आपको स्कोप रहता है थोड़ा और वाइल्ड चले गए, लाउड चले गए, डायलॉग में चले गए, है ना, उसको लोकलाइज किया, इंडियनाइज किया। तो लेकिन जो लाइव एक्शन है, के ड्रामाज हैं, लाइव एक्शन है, जो चीज़ें उसमें हमको जितना हो सके वी हैव टू मैच दैट कैरेक्टर, दैट जोन, दैट वॉइस, दैट इमोशंस, है ना। ये एक बड़ा मोटा तौर पर एक वॉइस आर्टिस्ट यही सोच के करता है, जो अंकित ने भी बताया। तुमने एड्स भी डब किए अंकित, जैसे होंडा दिवाली 2024 का ऐड किया था लास्ट ईयर, कोपिको का ऐड किया तुमने, HDFC, पेज़ैप का ऐड किया, जंडू बाम, फास्ट रिलीव, MTR, ऐसे तमाम एड्स किए तुमने। पूछना मैं ये चाहता हूँ, जब एड्स होता है, एड्स में 20-30 सेकंड 40 सेकंड के ऐड होते हैं, और जो सीरीज हम करते हैं 20-30 मिनट की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, एक वॉइस आर्टिस्ट इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, और जो करवा रहे हैं वो कैसे आप लोगों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? क्या होता है एक ऐड डब करना और एक शो या फिल्म डब करने का अंतर? ऐड जब आप कर रहे होते हैं तो फिर आपको उस ऐड का जोन समझना है, अगेन उसका जोन समझना है कि वो किस बारे में है, स्टोरी क्या है उसमें, क्योंकि वो पूरी ऐड फिल्म लेकर आते हैं वो, और कहते हैं, और आपको उनका पर्सपेक्टिव समझना है पहले कि उन्होंने जो बनाया है वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसे बोल दिया लाइन होंडा स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ऐसे अगर हमने बोल दिया, नहीं यार आप दोबारा लीजिए, इसके आपके मल्टीपल टेक्स भी होते हैं। अगर वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत टेक्स होते हैं, तो इसमें मेरा जैसे कॉपी को था, तो उसमें हमारा ये था कि पहले उन्होंने सोचा था क्रिएटिव्स ने कि हम पहले इसको रखेंगे बनारसी वाला टच देंगे, थोड़ा यूपी वाला। मैंने पहले इनको नॉर्मल दिया। लाइन याद है कॉपी को की? 5 कॉपी को खरीदो, स्क्रैच करो और जीतो एक पल्सर बाइक, मोबाइल फोन और कार। ये लाइन थी। और उसमें पहले मैंने नॉर्मल दिया उनको, 5 कॉपी को खरीदो और ये पाओ। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। अच्छा ये कर सकते हो क्या आप यूपी वाला? मैंने कहा ठीक है ट्राई करता हूँ। कहाँ से हो आप? मैंने कहा सर कानपुर से। अबे तो कर लोगे यार। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो कैसे किया था? 5 कॉपी को खरीदिए और पाइए कैश कार्ड। ठीक है इट वर्क्स बट एनीथिंग एल्स यू हैव? मैंने कहा सर एक है ट्राई करूँ? ठीक है ट्राई करो। 5 कॉपी को खरीदो और पाओ अपना स्क्रैच कार्ड। ये मजा आ रहा है, ये मजा आ रहा है। इसको रखने की बहुत अलग है। इसकी इंस्पिरेशन जापानीज, वहाँ एनिमे से है। एनिमे से उस टाइम भी देख रहा था मैंने 2017 में। तो मैंने कहा सर ये लगा दीजिए। बहुत सही है। तो यही अप्रूव है, ये अप्रूव तीनों में से। क्या बात है यार। यही ऑब्जर्वेशन, एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। कहाँ की चीजें हम कहाँ चिपका सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। सिर्फ 5 कॉपी को खरीदो और मांगो अपना स्क्रैच कार्ड। स्क्रैच करो और जीतो हर घंटे स्मार्टफोन, हर दिन पल्सर बाइक और हर हफ्ते स्विफ्ट कार। जल्दी 5 कॉपी को खरीदो, स्क्रैच करो, आगे रहो। अमेजिंग यार, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है तुमसे बात करके। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा जनता से, हमने बोला था कि अंकित के साथ हम बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं विचार एंड वाइब्स में। तो हमने डाले थे सवाल कि पूछो भैया अंकित से, दागो सवाल। तो बहुत सारे सवाल आए हैं अलग अलग अतरंगी से चीजें, है ना। तो हम पूछते हैं तुमसे जरा, ठीक है। ओरिजिनल राइट बोलते हैं, हे सर बिग फैन ऑफ योर्स एंड बाय द वे व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनीमे देख ले? एनीमे देख ले एक बहुत ही कमाल का पेज है। और वो क्या करते हैं कि अलग अलग क्लिप्स लेते हैं और उसको बहुत ही अतरंगी तरीके से डब करते हैं वो। अच्छा, बहुत ही अलग जोन में। तुम्हारा भी एक पेज ऐसा ही है? पेज नहीं, अभी तो तुमने अपने इंस्टाग्राम पे ही डालते हो और यूट्यूब पे शुरू किया तुमने? यूट्यूब पे मैंने शुरू किया भाई, वो बहुत अमेजिंग है यार। उस बारे में हमने बात की नहीं, बात कर लेते हैं अभी। तो एनीमे अनएक्सप्लेन्ड है। कैसे ये आइडिया कैसे आया तुम्हें?
ये आइडिया सर ऐसे आया कि मेरी सिस्टर ने एनकरेज किया कि भाई तुम भी कुछ करो, तुम्हारे पास अच्छी वॉइस है, लोग बना रहे हैं, कितना अच्छा बना रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, हाँ। घर पे बैठे हो। हाँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छा इसी बात है, ठीक है अब बनाया जाए कंटेंट। हाँ। एक बार मैंने शुरू किया, मैंने सोचा कि अभी कौन सा है एनिमे जो मैं जानता हूँ सबसे अच्छे से। हाँ। नारुतो है, हाँ। इसको पहले बनाते हैं अपना टारगेट। हाँ। नारुतो का मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, जो दिमाग में आता जा रहा है कि नरेटू आया पहला नाम, उसके मैंने सोचा कि नाम अलग अलग रखूंगा इसके, नरेटू, नट्टूराम, नटेश्वर, इस तरह के सर नाम आते रहे। मैंने पूरा ऊटपटांग सी कहानी बना ली इसकी। फिर मैंने इसको इमेजेस सेट करके म्यूजिक के साथ अपलोड कर दिया, रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया, बहुत मैंने कहा, बढ़िया। ठीक है अब अलग बनाते हैं। एक के बाद एक मैं बनाता गया और जितने भी वाइल्ड आइडियाज आते रहे मैं सब उसमें भरता रहा। ब्लैक क्लोवर का भी बनाया था हमने। ब्लैक क्लोवर का जरा सुनाओ जरा तुम। ब्लैक क्लोवर ब्लैक क्लोवर की जो मस्त बढ़िया तरीके से मारी है आस्था की। सर हमको पीट मत देना सर। अरे हमारा शो थोड़ी है, हम तो सिर्फ डब कराए हैं उसमें, तुम बताओ सुनाओ, बहुत अमेजिंग है वो। तो उसमें होता ये है कि मकड़ी खेड़ा कराने वाला आस्था जाता है अपना एग्जाम देने और वहां पे उसको मिलती है राजू राजकुमारी, जो कहती है कि आस्था कब खिला रहे हो मुझे अपना पास्ता। आस्था कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। तो राजू राजकुमारी तुनक जाती है और वो अपने भाई के पास पहुंच जाती है जो कि हबीब नाई की दुकान में काम करते थे और आंखों के सामने चुटाइयां बांधते थे। अरे भाई बहुत सही किया यार। थैंक यू सर। और ये तुम्हारा पेज तुम पहले नहीं करते, तुमने शायद कुछ महीनों से डालना शुरू किया अपने इंस्टाग्राम पे, और जब मैंने देखा मैंने बोला भाई ये अंकित बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई। ये मतलब हमारे यहाँ से मतलब हमारे यहाँ मतलब वॉइसिंग इंडस्ट्री से ऐसा काम नहीं कर रहे हैं लोग। आरजेस वगैरह करते हैं या कोई घर में बैठा हुआ बच्चा जिनको फैन वाली चीजें करता है, जो वो ऐसे क्रिएटिव वॉइस ओवर्स पे मतलब विजुअल्स पे वॉइस ओवर कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से कोई नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ से सिर्फ तुम कर रहे हो, विच इज वेरी नाइस। थैंक यू सर। और मैं करना चाहता था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं कर ही नहीं पाया वो चीज़ें। बट जब तुमने किया ना मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे को इतनी खुशी मिली, मैंने बोला सही है यार, बहुत सही कर रहा है लड़का, वो बहुत अच्छा है वो। ग्रेग इज रियल, इसने पूरी लिस्ट भेजी है क्वेश्चंस की भाई तुमसे। आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा जिसे आपने अब तक डब किया और क्यों? एक्चुअली अभी मेरा है पसंदीदा सेंकू। सेंकू क्यों? उसमें मेहनत बहुत लगी शुरू में इसको समझने में। मैंने उसको भी सर 2 पन्ने का ऐसे लिख डाला था उसको समझने के लिए। हाँ। इतना नहीं समझ में आ रहा था मुझे कुछ, मैंने सोचा लिख डालता हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आया उसको। हाँ। फिर वो उससे जुड़ाव हो गया एक तरह से इमोशनल। तो अब जो है मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको। नाइस। जब आप किसी एनिमे कैरेक्टर की आवाज़ बनाते हैं तो आप उस कैरेक्टर को महसूस करते हैं, कोई खास तैयारी करते हैं क्या? बिल्कुल उसको महसूस करते हैं। जो तैयारी होती है वो घर पे होती है, जो आपकी एक्सरसाइजेज वोकल वाली वो होती हैं। मतलब दिन में कभी भी कुछ भी आ सकता है, उसके लिए हमें तैयार होना होता है। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से कैरेक्टर को अपनी आवाज़ देना चाहेंगे जो आपने अभी तक नहीं किया? जोरो। वन पीस का जोरो ना? वेरी नाइस। और ब्लीच का मयूरी। नाइस। तो ग्रेग इज रियल, आपके बहुत सारे सवाल हैं, मैंने बहुत सारे आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको पॉडकास्ट में मिल चुका होगा, लेकिन अब मैंने जो इंपॉर्टेंट सवाल थे पूछ लिए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। कुशान गुप्ता 9781 पूछते हैं कि आपने नारुतो की स्क्रिप्ट में पेन के डायलॉग में दर्द वर्ड यूज क्यों नहीं किया? मैंने दर्द लिखा था सर, ओके, वही लिखा था मैंने, बट बाद में वो चेंज हो गया। ओके। और मैंने खुद देखा जब एपिसोड, मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने कहा अभी तक तो सब सही जा रहा है। मैंने वो एपिसोड सर 3 बार लिखा था। पहले तो मैंने उसका इंग्लिश डब देखा, मैंने मांगा भी पढ़ी उससे, वो चैप्टर देखा उसका, फिर मैंने उसका 3 बार उसका लिख के भेज दिया। आई वाज लाइक अच्छे से हो गया एपिसोड, चल रहा है अच्छे से, बढ़िया चल रहा है। और जब उसने बोला कि अब तुम पेन को फील करो, पेन को करो, उस टाइम मुझे खटका थोड़ा सा। और इन्होंने क्या यूज़ किया? मैंने देखा नहीं वो सीन। पेन यूज़ किया, मैंने लिखा था कि दर्द को महसूस करो, दर्द को जानो, क्योंकि बात हो रही थी दर्द के बारे में कि तुम लोगों ने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया है, अब सेम चीज़ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो दर्द की ही बात चल रही थी और उसमें अचानक से वो पेन आ गया। मैंने फिर जस्ट बिकॉज हिज नेम इज पेन, वो चीज़ थी। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं इसमें, वही है सर, बहुत ही बट सैड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पूछते हैं नारुतो उजुमाकी पूछ रहे हैं। नारुतो उजुमाकी K5N81 पूरा नाम उसका है, कि हाउ डिड यू फील व्हेन डबिंग द कैरेक्टर ऑफ हिसोका? शर्म महसूस हुई थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि वो हरकतें ऐसी करता है सर। हाँ। उसकी जो निगाह है बहुत बुरी है, हाँ। छोटे छोटे बच्चों पर है। तो लगता था, हंसी भी आती थी क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ,
तो मुझे थोड़ा बहुत हंसी भी आ रही है अपने ऊपर कि भाई क्या कर रहे हो। तो हिसोका कैरेक्टर भी वैसा था। हिसोका कैरेक्टर सर वो बहुत वैसा है। नारुतो उजुमाकी, तुमने अगर पूरा पॉडकास्ट देखा हो तो उसमें बड़ी डिटेल बात हो चुकी है ना। बट थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। गगन छाबरा 2014 पूछते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू वर हायर्ड फॉर राइटिंग डायलॉग्स फॉर नारुतो? कैसा रिएक्शन था? मैं बहुत खुश था सर, हाँ, बहुत मजा आ ज्यादा, गया। कि अब ये मिल गई है, कुछ अच्छा। अब इसमें करेंगे धमाल। नाइस नाइस। कृष्णा प्रजापति D6 पूछा नारुतो शिपुडेन के सीजन 11 से 13 तक हिंदी डब्ड हुआ है? मैं उस बारे में नहीं कह सकता है, चैनल ही बता सकता है। हमें कुछ नहीं पता। हाँ। इन्हें कुछ नहीं पता। कहाँ गलत सवाल पूछ लियो तुम। कॉपी ऑफ NSG 7484 पूछते हैं मुंबई में सस्ते में कहाँ घर मिलता है? स्टूडियो का फोन नंबर कहाँ से मिलेगा? प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए। मुंबई में आपको सस्ते में घर मिल जाएगा, वैसे विरार की हवेली आपको मिल जाएगी। मेरी रील्स देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। और स्टूडियो के नंबर्स पहले आओ, बात करो लोगों से, मिल जाएंगे। और बाकी आजकल इंस्टाग्राम हो गया है, इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लो, लिंक्डइन से कनेक्ट कर लो, फेसबुक से कनेक्ट कर लो, सब लोग अवेलेबल है। अनुज कुमार दीवार पूछता है नारुतो शिपुडेन सीजन 111 डब कब आएगा? यार ऐसे सवाल मत पूछो, कोई नहीं बताएगा। आयुष 77091 पूछते हैं आई हैव ए क्वेश्चन फॉर अंकित गोस्वामी। जब वो हिसोका को डब कर रहे थे गॉन वर्सेस हिसोका की फाइट, तब उनका एक्सपीरियंस कैसा था? कि इस बारे में हम बात कर चुके हैं पॉडकास्ट में, आपको जवाब मिल चुका होगा। करना पड़ता है सब काम है तो काम तो करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं अंकित भाई? रवि छहर बोलता है कि व्हाई डिड यू क्विट टू राइट हिंदी डायलॉग्स ऑफ नारुतो शिपुडेन? क्यों छोड़ा लिखना? मैंने क्विट तो नहीं किया था, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था उस टाइम। ये पेन वाले के बाद मैंने कुछ और लिखे। पेन वाले के बाद तुम्हें थोड़ा सा पेन हो गया है, दर्द हो गया। कॉम्बी फ्लैम खा ली सर मैंने। कॉम्बी फ्लैम खा ली। तो उसके बाद तुम बिजी हो गए, दूसरे प्रोजेक्ट करने लगे। हाँ। इस वजह से तुमने नारुतो कंटिन्यू नहीं कर पाया। ओके, होता है यार, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक सीजन गैप होता है तो दूसरा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और हर प्रोजेक्ट ले नहीं सकते ना एक बार में। एक बार में एक ही या दो ही प्रोजेक्ट कर पाते हैं। सुपर एनीमे 898 पूछते हैं आपका हंसना है बोलना है आई एम द बेस्ट? आपको हंसना है बोलना है आई एम द बेस्ट, हंस के आई एम द बेस्ट बोलना। भाई रिक्वेस्ट है तुम्हारे फैन की, पूरी करो। आई एम द बेस्ट। अच्छा, ये हंसेगा तुम, हंस तो बाद में रहो, हंसो। I am the best. और इसको कितने तरीके से कर सकते हो तुम? I am the best. 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 और ये जापानीज वाला करो। I am the best. यस यू आर द बेस्ट। अच्छा था ये, तुमने एक बार मांगा था, हमने तुमको 10 बार दे दिया। मजेदार, मजे करो, जाओ। रोहित अटवार पूछते हैं जिनके पास वॉइस एक्टिंग क्लासेस लगने पैसे नहीं है, वो वॉइस एक्टिंग घर से कैसे शुरू करें? फुल डिटेल में बताइए प्लीज, फुल डिटेल में। जिनके पास भाई वॉइस एक्टिंग करने के बाद, उनको क्या टिप्स देना चाहते हो आप? आपके पास मोबाइल अगर है, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप देखिए वीडियोस, और उनके साथ साथ लिप मैच करने की कोशिश करो, या फिर जो एड्स आते हैं टीवी पर या जो पुरानी डबिंग है उसको देखो, और उसके साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आप इम्प्रूव होगे। डॉक्टर स्ट्रेंज 2007 बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट सी इतोशीज इग्नोरेंस टू रिन इतोशी दैट ही डजंट कंसिडर हिम केपेबल इनफ फ्रॉम कैरेक्टर पर्सपेक्टिव? मुझे लगता है कि उसने गलत किया। उसने अपने भाई को बिल्कुल ही इग्नोर किया कि ये कुछ नहीं कर सकता है, ये मेरे लेवल के आने के लायक ही नहीं है। उसे और सपोर्ट करना चाहिए था अपने भाई को। तो बिल्कुल सही किया रिन ने, उसको लास्ट में उसको एकदम चकमा देके जीत गया मैच। और तुम्हारे लिए काफ़ी ये पर्सनल भी रहा होगा, क्योंकि तुम जिस तरह से अपने घर को सपोर्ट करते हो, अपने भाई को सपोर्ट करते हो, तो तुम तो इससे नहीं रिलेट करोगे, है ना? नहीं कर पाया मैं। हाँ, बट ठीक है, करना पड़ता है कभी कभी, है ना? पापी पेट का सवाल। मोहिनी गवाली 6059 हाउ डिड यू फील व्हेन यू डब्ड फॉर हिसोका इन हंटर एक्स हंटर? यू आर फैबुलस आई वुड से। थैंक यू, थैंक यू। फील कैसा हुआ? तुमने अभी पॉडकास्ट सुना होगा, अब तक तो तुमको जवाब मिल चुका होगा, बट थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड हंटर एक्स हंटर का नया सीजन कब आ रहा है? नया सीजन तो आपको वही बता सकते हैं चैनल वाले जो दिखा रहे हैं। जंक्शन एडिट्स पूछते हैं कि एक डायलॉग बोलो साई इतोशी और सासोरी का प्लीज। ओके। साई का, तुम मेरे सामने आने के लायक भी नहीं हो बेवकूफ। और सासोरी,
दे इधर आ, मैंने तुम्हें मना किया था ना, चलो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मिस्टर पोके फैक्ट पूछते हैं आपसे, इट्स मिस्टर पोके फैक्ट। और भी पूछा, लेकिन उनका एक सवाल लेता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इमोशन को कैसे सुधारा जा सकता है। सबका ये क्वेश्चन होता है कि इमोशंस कैसे सुधारें, क्या प्रैक्टिस करें, आपको क्या लगता है अंकित? अपने आप को ओपन रखना ज़रूरी है इमोशन के लिए, और लोगों को ऑब्जर्व करो कि जब वो अलग अलग इमोशनल स्टेट्स में होते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं रियल लाइफ में। उससे आप कैरेक्टर डिराइव कर सकते हो। अगर आपको डिफिकल्टी होती है इसमें डिलीवरी करने में, तो आप आसपास के लोगों से आप डिराइव कर सकते हैं, या फिर और भी वर्कशॉप्स होती हैं एक्टिंग की, वो अटेंड कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आप सीखोगे। एनीमे कैप्शन पूछते हैं आपसे कि हेलो सर एंड थैंक यू फॉर डब आर्टिस्ट एंड वन क्वेश्चन, जब आप स्क्रिप्ट करते हो और उसी स्क्रिप्ट को एनीमे या किसी ड्रामा में डब करते हैं तो हाउ डू यू फील एक्सपीरियंस? ये क्वेश्चन उठाना सर प्लीज। मतलब आप लिखते हो और उसको डब करते हो तो कैसा एक्सपीरियंस? जब अपना लिखा हुआ मैं डब करता हूँ, हाँ मैं चेंज कर देता हूँ सर। मुझे बिल्कुल नाइस मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मैंने क्या लिखा है यार ये, अच्छा, मैं चेंज कर देता हूँ। मतलब एज ए वॉइस आर्टिस्ट तुम राइटर के लिए मतलब रूथलेस हो हैं? नहीं अपने लिए बाकी की मैं इज्जत करता हूँ। ओके नाइस। तो मतलब वहां पे भी तुमको एक नया एज ए वॉइस आर्टिस्ट भी तुम्हारे अंदर एक राइटर जाग जाता है जो उसी समय काम करते रहता है उसको बेटर बनाने के लिए। एज ए वॉइस आर्टिस्ट। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सासुके उचिहा पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे सीधा, है ना? अमित सर प्लीज अंकित गोस्वामी से पूछिएगा कि उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में एनीमे एक्सप्लेनेशन का आइडिया कब और कैसे आया। तो दीदी ने कहा था वो बात। उन्होंने कहा कि एक्सप्लोर करो अपने आप को। मैंने कहा ठीक है, मैंने बनाया। मुझे लगा कि यार ये सीरीज एक बन सकती है अच्छी सी, तो मैंने बनाना शुरू किया और उसमें कोई बहुत से रैंडमनेस है और बहुत ही मजा भी है। जो एनिमे नहीं भी देखता है तो उसको भी मजा आएगा। करेक्ट। सनशाइन एडिट्स बोलते हैं, आई एम बिग फैन ऑफ यू बोथ अंकित सर एंड अमित सर, प्लीज आस्क सर अबाउट हिज डबिंग एक्सपीरियंस फॉर हिसाको, इट्स जस्ट टू गुड एंड आई ऑल्सो लव योर अदर वर्क ऑल्सो। थैंक यू सो मच हमें प्यार करने के लिए। और अंकित तुम्हारी डबिंग की तारीफ जो हुई है हिसाको बोल दिया था क्या मैंने? हिसोका सबको बहुत पसंद आता है ना? और तुमने सनशाइन एडिट्स तुमने पॉडकास्ट अभी तक सुना होगा तो तुम्हें एक्सपीरियंस पता ही चल गया होगा कैसा रहा अंकित का। अमेजिंग रहा। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। द टेक अनफोल्ड ने पूरी लिस्ट भेजी है। फर्स्ट डबिंग प्रोजेक्ट तुम्हें पता चल ही गया होगा कौन सा था बाय द वे फर्स्ट डबिंग प्रोजेक्ट? इट वाज बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड। वो तुमने बताया था पॉडकास्ट में। हंटर एक्स हंटर के राइटर कौन है पता है तुम्हें? नहीं पता है। हंटर एक्स हंटर में क्या आपने हिसोका के डायलॉग को इम्प्रोवाइज किया है? कुछ किए हैं, कुछ जगह किया है। क्या जोजो बिजार एडवेंचर में आपने डब किया है? यस मैंने उसमें किया है। उसमें अभी आ रहा है म्यूज इंडिया पर, उसमें कार्स का मैंने किया है। क्या बात है। क्या आपने नारुतो शिपुडिन में स्क्रिप्ट भी लिखी है? यस बिल्कुल लिखी है, आपको पता चल ही गया होगा अभी तक। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त हैं। क्रेजी बॉयज बोलते हैं आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड योर वॉइस सर, आपको नारुतो में सासुरी का वॉइस कैसे मिला और डॉक्टर स्टोन में सेंकू का? प्लीज सर एक बार सेंकू का डायलॉग अब आएगा मजा बोल दीजिए। तो जो मैंने बता दिया कि वो तो पता चल ही गया होगा, आपको देखा होगा पॉडकास्ट। डायलॉग बोल दीजिए अब आएगा मजा सेंकू की स्टाइल में। अब आएगा मजा। एनिमे फैंस का अड्डा बोलता है सर आप हर एक कैरेक्टर को मॉड्यूलेट करके डब कर सकते हो, इतना मॉड्यूलेशन के बाद क्या कोई परेशानी होती है गले में? बिल्कुल होती है। जब आप ज्यादा चिल्ला लोगे तो 2-3 दिन तक आप बोल नहीं पाओगे, ज्यादा हो जाएगा अगर। चिलेन जी लाइव बोलता है सर जी वैसे तो मैं आपका नाम जिंदगी में कई बार सुना है, लेकिन कुछ भी बोलो आपकी वॉइस टॉप नॉच है। तारीफ कर रहा है भाई लड़का चिलेन झील। थैंक यू। पीजी यूआर 53 अंकित सर से मेरा सवाल है कि सर आप कौन सा कैरेक्टर डब करते समय बहुत मजा आया था? आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? किसी भी एनिमे का बता दीजिए। हिसोका। हिसोका ही फेवरेट है। इट्स योर पीके पूछते हैं सर आप अलग अलग कैरेक्टर को डब करते हो तो आप अपनी वॉइस में चेंज कैसे लाते हो? और आखिर में क्योया की आवाज में कोई भी डायलॉग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। इनको मजे चाहिए भाई, मजे सर। चेंजेस कैसे लाते हैं? चेंजेस देखते हैं सर कैसी उसकी आवाज़ है, उसके हिसाब से मैच कर लेते हैं। और जैसा भगवान ने दिया है गला, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। रही बात आपके कियोया की, तो कियोया
कि कियोया का मैंने शुरू में किया था, उसमें बहुत ज्यादा ही मॉड्यूलेट कर लिया था मैंने, तो गला मेरा बैठ गया था 3 दिन तक, मैं कुछ बोल नहीं पाया है? फिर मैंने सीजन 1 कैसे कैसे निकाला, फिर चारू आई थी डायरेक्शन में, उसने रेकमेंड किया कि भाई तुम अपनी ओरिजिनल आवाज में बोलो, तब जाएगी, अच्छी लगेगी। मैंने कहा ठीक है, वो ट्राई करता हूँ। मैंने किया और फिर अच्छे से काम हुआ और अच्छे से हो गया कैरेक्टर। ब्लैक गेमिंग के पूछते हैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन कब करोगे? ऑलरेडी है शायद, ओपन हो गया है। हाँ। ओपन हो गया है यूट्यूब चैनल एनीमे अनएक्सप्लेन्ड के नाम से, आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिथिकल डेविल आपसे पूछ रहे हैं कि अंकित गोस्वामी भैया, क्या आप बता सकते हैं कि अगर कभी आपको मौका मिले डॉक्टर स्टोन एंड हंटर एक्स हंटर की दुनिया में अपने डब किए गए कैरेक्टर की जगह वहां रहकर एडवेंचर करने का, तो आप किसे चुनेंगे? डॉक्टर स्टोन सॉरी या हंटर एक्स हंटर? डॉक्टर स्टोन। डॉक्टर स्टोन ऑब्वियसली, डॉक्टर जिंदा रहना चाहता हूँ भाई। नाइस नाइस, वेरी नाइस। कि जसवंत पूछते हैं कि अंकित सर, क्या सासुरी के पपेट फॉर्म को डब करना टफ था क्योंकि उसकी वॉइस बहुत भारी साउंड कर रही थी? उसको करना टफ था बिकॉज उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है गले में, बहुत चैलेंजेस थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू गाइस इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। कुछ हम नहीं ले पा रहे हैं समय की पाबंदी के हिसाब से, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। मैं अंकित को बोलूँगा वो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस डालिए। अंकित प्लीज़ जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ जवाब दीजिएगा। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं यार, आपके काम को बहुत सराहते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ उनके जवाब दीजिएगा यार, है ना? तो जाते जाते मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने ना क्या किया है, एक रैपिड फायर थोड़ा सा बनाया है तुम्हारे साथ। मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस करता हूँ, तो हम वो करते हैं और फिर तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, ठीक है? तो शुरू करें। एनीमे या के ड्रामा, किसकी डबिंग में ज्यादा मजा आता है? एनिमे। क्यों? एनिमे मजेदार है, मैं देखता हूँ एनिमे। के ड्रामा नहीं। बेब्लेड या नारुतो, आपके बचपन की ऑब्सेशन क्या थी? बेब्लेड बहुत ज्यादा थी। अगर एक दिन के लिए एनीमे वर्ल्ड में जाना हो तो कौन से एनीमे चूज करेंगे आप? इसेकाई वाले दुनिया में जाऊंगा जिसमें ट्रक कुन मुझे ले जाएंगे वहां। अरे शाबाश। सबसे ज्यादा टफ कैरेक्टर जिसकी वॉइस मैच करनी थी आपको? सासुरी। ओके। फेवरेट वॉइस कौन सी है आपकी, हिसोका या सासुरी? हिसोका। डब करते वक्त इम्प्रोवाइजेशन अलाउड करते हो या स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो? मैं कभी कभी कर लेता हूँ इम्प्रोवाइज, कभी कभी मैं स्क्रिप्ट को फॉलो करता हूँ। इफ यू कुड वॉइस एनी फीमेल एनीमे कैरेक्टर, तो कौन सी कैरेक्टर को वॉइस करना चाहोगे? सॉरी नताशा, फ्री रेन। नताशा आके गई, बात की मैंने नताशा से, काफी अच्छा रहा उसके साथ। स्क्रिप्ट लिखना या आवाज देना, क्या ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है आपको? आवाज देना, बट स्क्रिप्ट लिखने में भी है, कुछ भी डाल सकते हो उसमें। करेक्ट। एनीमे अनएक्सप्लेन्ड रील्स बनाना ज्यादा फन है या एनीमे डब करने में ज्यादा फन है? आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया है। दोनों ही मजेदार हैं, देखिए दोनों का ही अपना एक मजा है। रील्स का एक अपना मजा है क्योंकि मैं उसमें कुछ भी बना सकता हूँ, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है मुझे। बट जब मैं डब कर रहा हूँ तो डायरेक्शन है और वो भी सारी चीजें, तो एक दायरा उसमें पहले से बना हुआ है। हाँ, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी मेरिट्स हैं। हाँ। आवाज से दुनिया जीतने का कोई मंत्र है आपका? सोल से काम कीजिए। क्या बात है। फैन मोमेंट की बात करते थे, कभी किसी फैन ने क्रेजी तरीके से आपको अप्रिशिएट किया? क्रेजी तो नहीं कहूंगा, मैं प्यार कहूंगा लोगों का। मोहब्बत होगी क्या तुमसे? मोहब्बत हो शायद, लड़की को कि लड़के को? लड़का है सर। बट तो एक्चुअली उन्होंने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हंटर एक्स हंटर के एपिसोड आने के बाद वो हिसोका के फैन है, तो उन्होंने हिसोका के अप्रिसिएशन में बहुत काफी सारे मैसेजेस भेजे। वो हर एपिसोड देखते हैं, तो उन्होंने भेजे। फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरे अभी आने वाले हैं एग्जाम्स, तो अभी मैं आपको मैसेज नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने इतना सब प्यार दिया है, वही बहुत है। सही बात है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्यूट चीजें हैं ये, जो हमें एंजॉय करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, हिसोका की आवाज में, स्टाइल में, आवाज और स्टाइल में, इन सबको बोलो भाई शेयर करो मेरा पॉडकास्ट, सब्सक्राइब करो विचार एंड वाइब्स, और कमेंट करो सबसे अच्छा तुम्हें कौन सा सेगमेंट लगा, क्या लगा। हिसोका। चलो सब लोग विचार एंड वाइब्स को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपको सेक्शन अच्छा लगा हो उसके बारे में कमेंट करो। लाइक करना मत भूलना, और शेयर भी। अब आएगा मजा। तो भैया हिसोका ने बोल दिया, अभी नहीं किया ना, बहुत पेलब, समझ रहे हो? पेलम पेली मचा दे।
अंकित मेरे भाई बहुत थोड़ा सा ना कानपुर का भी थोड़ा सा फन लाना था, लेकिन हमारे बहुत सारी बातें रह गई। लेकिन हम ना, मैं तेरे साथ दोबारा बैठना चाहता हूँ जब हम करेंगे फुल ऑन जो तेरी एनीमे अनएक्सप्लेन्ड वाली चीजें हैं ना, वो हम लाइव करना चाहते हैं। मतलब हम देखें वो ऐसा कुछ, मैं चाहता हूँ हम कोलैबोरेट करें, कुछ शो बनाए, चीजें करें, फुल कुछ करते हैं, प्लान करते हैं। बट विचार एंड वाइब्स में आने के लिए थैंक यू सो मच अंकित। आई होप तुमको अच्छा लगा होगा मेरे से बात करके। बहुत 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 मजा अच्छा आया लगा? सर, बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम ये था मेरा एक्सपीरियंस। और मैं यही चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों से बात करना चाह रहा हूँ मैं, अलग अलग तरह के आर्टिस्ट से, अलग अलग तरह के इंसानों से। और दोस्तों मेरा पर्पज़ यही है कि विचार एंड वाइब्स सिर्फ एक पॉडकास्ट की तरह ना रहे, ये एक कहानियों का एक ऐसा गुलदस्ता बने कि जिसमें हर एक इंसान की अलग अलग अपनी जो जर्नी है, अपनी कहानियाँ हैं, अपने डिसीजंस हैं, अपनी जो मेहनत है, वो यहाँ आके एक वीडियो डायरी की तरह बन जाए जो भविष्य के लिए हमेशा रह जाए। यूट्यूब के इतने करोड़ों कंटेंट में से एक कंटेंट ऐसा है कि कभी कोई आके देखिए कि यहाँ पर किस किस ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किस किस ने अपनी वाइब्स क्रिएट किए हैं, और कहीं ना कहीं उसे जीवन में कुछ ना कुछ उससे मिलता रहे। जैसे कि आज के विचार एंड वाइब्स के पॉडकास्ट में आपको अंकित गोस्वामी की लाइफ के बारे में पता चला, उनके स्ट्रगल के बारे में पता चला, मेंटल स्ट्रगल, उनका फिजिकल स्ट्रगल, और उन्होंने किस तरीके से उसको ओवरकम करके एक मुंबई में एक स्टैब्लिश आर्टिस्ट बने, अपनी फैमिली को यहाँ रख के जीवन अपना यापन कर रहे हैं। तो अंकित गोस्वामी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी चीज़ है जो हम अपने गेस्ट को देते हैं कर कमलों से। थैंक यू सो मच अंकित। थैंक यू सर। कुछ जाते जाते कुछ आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं मुझसे या हमारे विचार एंड वाइब के दर्शकों से। मुझे अपनी स्टोरी शेयर करके बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि एक तरह से क्लोजर मिल गया, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। और काफ़ी एक नई इंस्पिरेशन मिल रही है काम करने की, और अच्छे से काम करूं, और जो एनीमे अनएक्सप्लेन्ड वाली जो है जर्नी, उसे और आगे बढ़ाएं। और आई होप कि विचार एंड वाइब्स और बढ़े, और लोगों की आप कहानियां सुने, उनकी स्टोरीज जानें, और उसके लिए आप बने रहिए विचार एंड वाइब्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो क्या अच्छा लगा, और अगर आपको जेन्युइनली ये कहानी अच्छी लगी अंकित की तो शेयर करो यार इसको लोगों के साथ जिसको सुनना चाहिए, जो वॉइसिंग इंडस्ट्री में है, जो वॉइसिंग इंडस्ट्री में नहीं है, किसी भी करियर के मोड़ पे है, पड़ाव में है, उसके लिए ये एक इंस्पिरेशन स्टोरी बन सकती है। थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब से जुड़ने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।